जो AML के लॉज हैं, सबसे पहले तो ये कि हमारी जो ऑब्लिगेशंस हैं वो इंटरनेशनल लेवल पे हमारी क्या ऑब्लिगेशन है। एक मिनट मेरे ख्याल में, एक सेकेंड। जी, तो सबसे पहले तो ये कि ग्लोबल रिक्वायरमेंट्स क्या थी, उस पर हम अगर ज़रा सी बात कर लें तो जैसे आप लोगों को अंदाज़ा होगा कि जब ये सेंचुरी स्टार्ट हुई तो उस ज़माने में ये एंटी टेररिज्म लॉज के ऊपर तवज्जो दी गई 9/11 के बाद ख़ास तौर पे। और in order to address the issues arising out of threats for international peace and security caused by the terrorist acts, यूनाइटेड नेशन ने इसके ऊपर कुछ रेगुलेशंस के बारे में काम शुरू किया। और 29 जुलाई 2005 को बड़ा फेमस एक रेजोल्यूशन पास की, रेजोल्यूशन 1617, जो कि बड़ी फेमस रही इस हवाले से। और इसकी बुनियाद पे फिर एक फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स कायम हुई। और फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ये यानी टास्क थी कि वो काउंटर टेररिज्म के लिए कुछ रिकमेंडेशंस अपनी फॉरवर्ड करे। सो इन दिस रिगार्ड फिर उन्होंने इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑन कॉम्बैटिंग मनी लॉन्ड्रिंग एंड द फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म एंड प्रोलिफरेशन के नाम से रिकमेंडेशंस अपनी सबमिट की, जो कि फिर स्टैंडर्ड बन गया है और वर्ल्ड वाइड और ग्लोबली फॉलो करने के लिए। और अब ये FATF रिकमेंडेशंस के नाम से पूरी दुनिया में अप्लाई हो गया। इसी हवाले से जो पाकिस्तान में भी लॉज बनाए गए, तो पाकिस्तान में जो इस वक्त AML और CFT के लॉज जो एप्लीकेबल हैं वो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2010 है, एंटी टेररिज्म एक्ट 1997, फिर इसके अलावा एंटी मनी लॉन्ड्रिंग रेगुलेशंस 2015 में बनी। SECP ने भी 2018 में AML और CFT रेगुलेशंस बनाई। इसके अलावा गवर्निंग लॉज में SDP ने भी, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने भी प्रूडेंशियल रेगुलेशंस में भी काफ़ी तरमीम की, और BPRD सर्कुलर्स भी काफ़ी इशू हुए। और इसके अलावा NAB और एंटी नारकोटिक्स लॉज ये भी इसके हवाले से प्रोमलगेट हुए, तो वो भी इसी सिलसिले की एक कड़ी रहे। अच्छा, ऑब्जेक्टिव क्या था AML और CFT लॉज का? ऑब्जेक्टिव क्या था? टू प्रिवेंट, आइडेंटिफाई, रिपोर्ट एंड इन्वेस्टिगेट। तो मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग को पहले ना सिर्फ उसको रोकना, या अगर हो गई है तो उसको आइडेंटिफाई करना, रिपोर्ट करना और उसे मज़ीद इन्वेस्टिगेट करना, और ग्लोबल कम्युनिटी का पाकिस्तान के फाइनेंशियल सिस्टम के ऊपर एक कॉन्फिडेंस कायम करना। ये पाकिस्तान में जो AML लॉज बने उनका ऑब्जेक्टिव ये था। FATF रिकमेंडेशन, जिसको मैंने आपको बोला कि वर्ल्ड स्टैंडर्ड है इस वक्त AML लॉज के ऊपर, उसमें एक रिकमेंडेशन नंबर 22 है जो ख़ास तौर पर डेजिग्नेटेड नॉन फाइनेंशियल बिजनेस प्रोफेशन एंड प्रोफेशंस के बारे में DNFBPs कहलाते हैं। और ये जिन लोगों पे अप्लाई होते हैं, यानी ये DNFBPs जो हैं, इन्हीं में अकाउंटेंट्स भी शामिल हैं। और लेकिन ये तमाम अकाउंटेंट्स नहीं शामिल हैं, ये सिर्फ वो वाले अकाउंटेंट्स इसमें शामिल हैं जो अपने क्लाइंट्स की बिहाफ पे फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस कर रहे होते हैं। ये ट्रांजैक्शंस की किस्में स्पेसिफाई की हुई हैं उस रिकमेंडेशन में। बाइंग और सेलिंग करते हैं ऑन बिहाफ ऑफ रियल एस्टेट ऑन बिहाफ ऑफ देयर क्लाइंट्स, मैनेजिंग क्लाइंट्स मनी और सिक्योरिटीज और अदर एसेट्स, मैनेजमेंट ऑफ बैंक सेविंग्स और सिक्योरिटीज अकाउंट। इसके अलावा कंट्रीब्यूशंस ऑर्गेनाइज करते हैं फॉर क्रिएशन, ऑपरेशन और मैनेजमेंट ऑफ कंपनीज, और क्रिएशन, ऑपरेशन और मैनेजमेंट ऑफ लीगल पर्संस और अरेंजमेंट्स एंड बाइंग एंड सेलिंग ऑफ बिजनेस एंटिटीज। इसमें अगर कोई अकाउंटेंट्स इन्वॉल्व हैं तो वो फिर इस रिकमेंडेशन नंबर, FATF की रिकमेंडेशन नंबर 22 के अंदर में फॉल कर रहे होते हैं। और इसी वजह से ये रिपोर्टिंग एंटिटी की डेफिनेशन में दिया है। अब
पॉइंट ऑफ कंसर्न क्या है हमारा? हमारा पॉइंट ऑफ कंसर्न ये है कि ये जो जिसका मैंने जिक्र किया आपका FATF रिकमेंडेशन, जिसको मैं ख़ास तौर पे बोल रहा हूँ कि हम अकाउंटेंट्स के ऊपर भी अप्लाई हो रही है, इसकी जो FATF की अभी म्यूचुअल इवैल्यूएशन रिपोर्ट पाकिस्तान के हवाले से अक्टूबर 29 में आई है। हमारी ये रिकमेंडेशन नंबर 22 के ऊपर पाकिस्तान वाज इवैल्यूएटेड एज नॉन कंप्लायंट। ये हमारे लिए एक बड़ा पॉइंट ऑफ कंसर्न है कि जो अकाउंटेंट्स और दीगर लोग भी हैं इस कैटेगरी में, अमंग अदर्स अकाउंटेंट्स आर आल्सो इंक्लूडेड, तो ये वाला फैक्टर हमारा इस वक्त नॉन कंप्लायंट है और पाकिस्तान में का ग्रे लिस्ट से निकलने के लिए भी ये एक बड़ी हिंड्रेंस है। तो आज के इससे आपको अंदाज़ा होगा कि इस सेमिनार की हमारे लिए और हमारी कंट्री के लिए इस वेबिनार की क्या अहमियत है और हमारे अकाउंटेंट्स का रोल कितना ज़्यादा है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि ये अक्टूबर की रिपोर्ट में हमारा ये नॉन कंप्लायंट था, तो उसके बाद ज़ाहिर है गवर्नमेंट को इस पे एक्शन लेना ही था और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने फाइनेंस डिवीज़न ने एक नोटिफिकेशन जारी किया 23 दिसंबर 2019 को, और by virtue of this notification ICMA Pakistan is now an AML and CFT regulator and supervisor for its member। बड़ी important development है कि among others ICMA Pakistan is a regulator and supervisor for its members। It is a self-regulatory body for its members। इसके अलावा SCCP is a supervisor of ICMA Pakistan, है ना। तो यानी लेयर्स हैं इसमें कि एक तो ये कि हम अपने मेंबर्स के लिए रेगुलेटर भी हैं, सुपरवाइज़र भी हैं और फिर हमारे ऊपर SCCP हमारा सुपरवाइज़र है। तो अब अकाउंटेंट्स के लिए ये बड़ा ज़रूरी है कि वो इन लॉज से फुली कन्वर्जेंट हों, जिसके सिलसिले में ICMA भी अपना रोल पे कर रहा है। ICMA की जिम्मेदारी क्या बनी? ICMA की जिम्मेदारी बनी रेगुलेटर होने के हवाले से कि रेगुलेटरी और सुपरवाइजरी मेजर्स ले वो जो कि इसके मेंबर्स के लिए, और टू इंश्योर कंप्लायंस ऑफ AML और CFT लॉज। ये ICMA की बजाते खुद एक जिम्मेदारी है कि अपने मेंबर्स को भी वो कंप्लायंट रखे और उनका कंप्लायंस को इंश्योर करे। इस सिलसिले में ICMA ने किया क्या है अब तक? ICMA has been an active participant in formulation and consultation process of AML and CFT लॉस। ICMA ने एक और काम जो किया, ये नवंबर 2019 में ICMA ने बड़ी कम्प्रिहेंसिव गाइडलाइंस इशू की अपने मेंबर्स के लिए, जो कि ICMA की वेबसाइट्स पे भी अवेलेबल हैं। गाइडलाइंस फॉर कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंट्स बहुत ही अच्छी डॉक्यूमेंट है और कम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंट्स है। आप में से कुछ लोगों ने अगर वो अभी नहीं देखी हो तो इसको आप हासिल कीजिए और देखिए, वेबसाइट पे अवेलेबल है। एक और काम जो ICMA ने इस हवाले से किया है, अपने मेंबर्स को एजुकेट करने के लिए वेरियस सेमिनार हमने कराची ब्रांच लेवल पे किए हैं। इसके अलावा और रीजन्स में जो ब्रांचेस हैं उन्होंने किया है। नेशनल काउंसिल की CPD कमेटी ने भी इस सिलसिले में सेमिनार बायलाट किए हैं और इवन कराची में जो आज का सेमिनार भी इसी सिलसिले की एक कड़ी है, जो कि हम KBC के थ्रू ये तीसरा सेमिनार इस टॉपिक के ऊपर कर रहे हैं। एक और जो सबसे बड़ा काम अब तक ICMA कर रहा है तकरीबन कंप्लीशन पे, वो है AML फ्रेमवर्क बनाना। So you will be happy to know that ICMA is almost completed its work for preparation of AML framework। एक बाकायदा 70 to 80 पेज की एक डॉक्यूमेंट है जिसमें A to Z all you should know about the AML and CFT उसमें कम्प्रिहेंसिवली हमने शामिल किया हुआ है और इंशाल्लाह ये अब अपनी फाइनल स्टेजेस में है, तो आप लोगों के पास भी नियर फ्यूचर में। क्या ऑब्जेक्टिव्स थे इस फ्रेमवर्क के? व्हाट वर द ऑब्जेक्टिव्स बिहाइंड मेकिंग दिस फ्रेम? पहली चीज़ थी इसमें कि अपने AML, हम पाकिस्तान के AML और CFT रिजीम को स्ट्रॉन्ग करें, उसके लिए अवेयरनेस बढ़ाएं, अपने मेंबर्स से कम्युनिकेट करें, अपने मेंबर्स को AML और CFT लॉस के बारे में पूरी तरह अवेयर कर रहे हैं, रिक्वायरमेंट्स। इसके अलावा मेंबर्स की अगर कोई इस सिलसिले में कोई सपोर्ट की ज़रूरत है, इंस्टीट्यूट की तरफ से वो सपोर्ट एक्सटेंड कर रहे हैं उन्हें। इसके अलावा एक मैकेनिज्म प्रिस्क्राइब करना था हमें इस फ्रेमवर्क में कि AML और CFT सेल्फ रेगुलेटरी सुपरवाइज़र के तौर पे हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि हम एक प्रॉपर मैकेनिज्म डिवाइस करें इसका।
तो वो हम इस फ्रेमवर्क के जरिए कर रहे हैं। और अल्टीमेट बेनिफिट इसका क्या है? अल्टीमेट बेनिफिट इज टू रेज पाकिस्तान रेपुटेशन थ्रू इंक्रीज कंप्लायंस विद द FATF रिकमेंडेशन। और इंशाल्लाह विद द एफर्ट्स वी आर मेकिंग, तो पूरी कोशिश हमारी ये होगी कि हम भी अपना हिस्सा डालें, कंट्रीब्यूट करें टूवर्ड्स एलिमिनेशन फ्रॉम द ग्रे लिस्ट। दो बातें जो मैं ख़ास तौर पे अपने प्रैक्टिसिंग मेंबर को बताना चाहूँगा। प्रैक्टिसिंग मेंबर्स की जो, और तफसील से क्योंकि शफ़क़त साहब बता रही हैं अभी, तो इस वजह से मैं उस तफसील में नहीं जा रहा हूँ, लेकिन मैं ये बताऊँगा कि हमारे रिपोर्टिंग जो एंटिटीज़ हैं, हमारी जो CA फर्म्स हैं वो रिपोर्टिंग एंटिटीज़ हैं, और इस CA फर्म्स हमारी अंडर द ऑब्लिगेशन है कि वो हर अपना एक एनुअल फॉर्म A फाइल करें। ये तमाम प्रैक्टिसिंग मेंबर्स को फाइल करना होगी। ये डॉक्यूमेंट फॉर्म यहाँ पे इस वक्त मैंने यहाँ पे पेश तो किया हुआ है, लेकिन ये फॉर्म अभी फाइनलाइज नहीं हुआ है। FATF कंसल्टेंट हमारे ये अभी फाइनलाइज कर रहे हैं, और ये जनरली ये इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स होता है। इस फॉर्म में सारे पर्टिकुलर्स फिल किए जाते हैं, और इसकी जो फर्स्ट डेडलाइन हमारे पास अभी है, जो हमारे प्रैक्टिसिंग मेंबर्स को ये फाइल करना होगा, वो 31 जुलाई 2020 है। ये एक इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जो मेंबर्स अगर अभी से देख लें, प्रैक्टिसिंग मेंबर्स खास तौर पे। अच्छा, ये जो फॉर्म A फाइल हो जाएगा, तो इसकी बुनियाद पे फिर फर्दर असेस किया जाएगा कि और अगर ज़रूरत पड़ती है तो फिर उनमें से कुछ प्रैक्टिसिंग मेंबर्स होंगे जिनको फॉर्म B फाइल करने को भी कहा जाएगा। So required only this form B is required only if the form A filed by the practicing member attracts further clarifications। अगर जो फॉर्म A उन्होंने फाइल किया और उसमें फर्दर क्लैरिफिकेशंस की ज़रूरत है, तो फिर उनसे फॉर्म A भी फाइल करना होगा, जिसकी डेडलाइन 15 अगस्त हो। Reporting firms would be subject to the first annual review under AML framework based upon the form B। और ये जो फॉर्म B उन्होंने फाइल किया होगा, इसकी बुनियाद पर इनकी एनुअल असेसमेंट भी होगी, एनुअल रिव्यू। तो ये चंद बातें थी जो मैंने सिर्फ ICMA के हवाले से हाईलाइट की हैं, वरना AML और CFT लॉज के ऊपर तफसील से अब शफ़क़त साहब डिस्कशन करेंगे ही, कम्प्रिहेंसिव प्रेजेंटेशन अपनी पेश करेंगे। तो अब यहाँ पर मेरी ये प्रेजेंटेशन ख़त्म हो जाती है। थैंक यू ऑल, थैंक यू। Coming back to now the main presentation जो हमारे शफ़क़त साहब प्रेजेंट करेंगे। शफ़क़त साहब is a fellow member of Institute of Cost and Management Accountants of Pakistan, और he is currently running his own practice of cost and management accountants। और शफ़क़त साहब इससे पहले पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के चीफ रिस्क ऑफिसर भी रह चुके हैं। तो माशाल्लाह इनका इसके ऊपर बड़ा ज़्यादा, क्योंकि रिस्क ऑफिसर रहे हैं, बड़ा एक इनकी ग्रिप है इन लॉज के ऊपर। और मेरे ख्याल में इससे ज़्यादा तारुफ की ज़रूरत नहीं है, जब चीफ रिस्क ऑफिसर बोल दिया मैंने। तो ओवर टू यू शफ़क़त साहब। मेरी बात है, चीफ रिस्क ऑफिसर्स नहीं था, मैं चीफ रेगुलेटरी ऑफिसर था। हाँ, Sorry, chief regulatory officers different scope and risk officer is different scope। ठीक। I was heading risk department I think earlier than the CRO। So this is statutory position X। अच्छा जी, आसिम साहब आप I think presentation ऑन करिएगा बस। अच्छा, माशाल्लाह जी, पार्टिसिपेंट 174 है जी। इसके अंदाजा लगा सकता है कितने लोग इसमें इंटरेस्टेड हैं, AML में, CFT मसले मसाइल में। और इसमें दो इशू हो सकते हैं, एक तो लोग सीखना चाहते हैं, दूसरा ये कि शायद कंप्लायंस इसकी डिफिकल्ट है, लोगों के लिए समझना मुश्किल है, क्योंकि हमारे स्टॉक ब्रोकर्स की बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेशन इस पे आई हुई है, क्योंकि एक रिक्वायरमेंट है ट्रेनिंग की, और वो इसी सेमिनार से अपनी ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट कंप्लायंस हो जाएगी। जी आसिफ साहब प्लीज। स्क्रीन शेयर है सर, आप प्लीज प्रोसीड करें। अच्छा, आप इसकी प्रेजेंटेशन लगा देंगे? लगाई हुई है सर। अजीम साहब, प्रेजेंटेशन विजिबल है आपको? नहीं विजिबल नहीं। विजिबल है।
जी आसिफ भाई नहीं, विजिबल नहीं मुझे। जी आई थिंक इसको साइज थोड़ा सा बड़ा कीजिए, जरा फुल पेज भी लेके आना। स्लाइड शो रन कर दीजिए। बस एक मिनट दीजिएगा। जी आसिफ भाई साइज जरा इसको बेहतर करें इसको। एक मिनट। नीचे फुल फिट टू विंडो वन। ओके फाइन। जी basically जी एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एंड काउंटर टेररिस्ट फाइनेंसिंग आई थिंक इज अ हॉट टॉपिक। ये कंट्री लेवल पे डेफिनेटली हॉट है, देन इंस्टीट्यूशन लेवल पे भी इसको बहुत ज़्यादा व्यू किया जा रहा है। जैसे अजीम भाई ने बताया कि इसकी पूरी एक बैकग्राउंड कि ये कैसे आया, इन्वॉल्व हुआ, उसके बाद पाकिस्तान में क्या क्या इसकी इम्प्लीकेशंस हैं और पाकिस्तान का स्टेटस क्या है। पाकिस्तान स्टिल ग्रे लिस्ट में है, अल्लाह करे अब इंशाल्लाह हम ग्रे लिस्ट से निकल जाएगा अनकरीब। लेकिन इसमें थोड़ा सा बता दूं कि एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एंड काउंटर फाइनेंस टेररिस्ट फाइनेंसिंग ये दिस इज बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, जो स्पेशली AML और CFT पे काम कर रही है, उसकी अपनी रिकमेंडेशंस है। उसी बेस पे पाकिस्तान में इस पे काम हुआ है। उसमें नेक्स्ट पेज, नेक्स्ट स्लाइड में मूव करो भाई, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। सर 1 मिनट दीजिएगा, मैं दोबारा लोड कर दूंगा। हाँ स्लाइड शो में कर दीजिए इसको। देखिएगा सर, अब आई है? जी बिल्कुल आई, लेकिन स्लाइड शो में कर सकते हैं आप इसको। आसिम साहब इसमें मेन्यू में स्लाइड शो है, रन स्लाइड शो। जी वही मैंने क्लिक किया हुआ है। इसको एनेबल एडिटिंग करें जी उसके बाद। बस ठीक है जी। अच्छा थोड़ा सा मैं अपना तारीफ अजीम भाई ने करवा दिया है। माय नेम इज शफकत अली। मैं आई वर्क विद पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज एज ए CRO टिल 2018. Then I started my own consultancy firm. I'm doing consulting especially in the field of AML and CFT issues. This is my main areas. My office is main office is at Karachi and sub office in Lahore. For the time being, I'm in Lahore, or my partner, Mr. Shafi Zakaria, is in Karachi. Hopefully, Shafi is also maybe a participant. AML CFT is a main concern, especially for our security brokers. They are continuously facing problems just to understand their compliance requirements. Therefore, most of the participants out of 174 for the time being, I believe, are the representative from the security brokers and future brokers, other than our members. Especially, what are the international obligations concerning AML and CFT? यूनाइटेड नेशंस ने अपनी एक रेजोल्यूशन 1617 के तहत एक FATF AML CFT रिकमेंडेशंस इंप्लीमेंट की, और पाकिस्तान, बिकॉज पाकिस्तान इज ए मेंबर ऑफ द यूनाइटेड नेशंस एंड एशिया पैसिफिक ग्रुप, therefore Pakistan की obligation is to adopt the FATF standards as per membership applications. Next year.
नेक्स्ट, बेसिक ऑब्लिगेशंस जो हमारे आती हैं स्पेशली, वो है कि हमने फर्स्ट जो रिक्वायरमेंट है, असेस द मनी लॉन्ड्रिंग एंड फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म रिस्क दैट इट मे रीजनेबली एक्सपेक्ट टू फेस इन द कोर्स ऑफ इट्स बिजनेस। Assessing के बाद then establishing and implementing and maintaining AML safety programs, procedure, policy and control to detect, manage and mitigate the risk of money laundering and financing for terrorism. This is, I think, those steps हैं. उसके बाद हमारा एक continuous process है. This is called customer due diligence, mean identifications and verification of identity. हर customer की identity को आइडेंटिफाई करना, उसके डॉक्यूमेंटेशन के जरिए और वेरीफाई करना. देन ऑनगोइंग प्रोसेस टू कंटिन्यूस ड्यू डिलिजेंस प्रोसेस फॉर एवरी क्लाइंट ऑफ द रेगुलेटेड एंटिटीज. नेक्स्ट स्टेप, इन केस ऑफ एनी सस्पिशियस एक्टिविटीज, सस्पिशियस ट्रांजैक्शंस, उसकी रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट है टू एफएमयू एंड टू एजेंसीज, टू इवन एससीपीज. और लास्ट में जो हमारा एक मेन जो micro requirement is record keeping. We have to maintain at least a 10-year record for every transaction related to this activities. रेगुलेशन में थोड़ा सा फ्लेक्सिबल कर दिया गया, रिपोर्टिंग एंटिटीज को थोड़ा सा फ्लेक्सिबल है, जस्ट टू डिफाइन देयर ओन लिमिट्स, देयर ओन पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स टू इम्प्लीमेंट दिस AML CFT रिक्वायरमेंट्स. नेक्स्ट, बेसिकली मेन जो फोकस है हमारा, व्हाट आर द स्टेजेस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग. अगर आप यूजुअली मनी लॉन्ड्रिंग को देखें तो 3 लेयर्स इसमें इन्वॉल्व होती हैं, और वो यूजुअली हम लोग एक्सपीरियंस भी करते हैं. दिस इज प्लेसमेंट, लेयरिंग एंड इंटीग्रेशन. प्लेसमेंट मीन पीपल्स यूजुअली इन्वॉल्व प्लेसिंग द प्रोसीड ऑफ द क्राइम्स इन द फाइनेंशियल सिस्टम. देन उसकी आइडेंटिटी को हाइड करने के लिए वो इन्वॉल्व करते हैं कन्वर्जन ऑफ प्रोसीड ऑफ क्राइम इनटू अनदर फॉर्म and creating a complex layer of the financial transactions to disguise the audit trails and source and ownership of the funds, just like buying and selling of stock and commodities and properties and forex trades. Last stage है integration. Integration means this is involving placing the launderers proceed back to the economy under a wheel of legitimacy. मीन आपका इलीगल मनीज को आप थ्रू प्लेसमेंट, देन लेयरिंग और देन इंटीग्रेट करते हैं, अपने एसेट परचेज करते हैं, स्टॉक परचेज करते हैं, प्रॉपर्टी है या कमोडिटीज है परचेज करते हैं, तो लीगलाइज कर लेते हैं अपनी इल गॉटन मनीज को. नेक्स्ट पेज. ये एक स्नैपशॉट है जी. प्लेसमेंट थ्रू बैंक्स होती है, यूजुअली थ्रू कैश ट्रांजेक्शंस, लोग बैंक में प्लेस करते हैं और पैसा. उसके बाद फिर लेयरिंग, डिफरेंट बेनामी अकाउंट्स, मुख्तलिफ अकाउंट्स हैं, ट्रांजेक्शंस हैं, टीटीज हैं, फंड ट्रांसफर्स हैं, मल्टीपल ट्रांजेक्शंस करके आप उसको ऑडिट ट्रेल्स खत्म करते हैं और देन उसके बाद इंटीग्रेट कर लेते हैं जस्ट टू बाय इन्वेस्टमेंट एंड परचेज एसेट्स. जस्ट टू, इसका पर्पस इज टू लेजिटिमेट द फंड्स, इल गॉटन मनी फंड्स जो है, आप फंड्स को और एसेट्स को एस्टिमेट कर लेते हैं. नेक्स्ट. यूजुअली प्लेसमेंट जब होती है, प्लेसमेंट का मतलब ये कि आप अपने इलिसिट फंड्स को आर सेपरेटेड फ्रॉम देयर इलीगल सोर्स. इट इन्वॉल्व द इनिशियल इंजेक्शन ऑफ इलीगल फंड इनटू द फाइनेंशियल सिस्टम. लॉन्डर्स जो है वो deposit करते हैं cash into the regulated financial institutions such as banks and securities companies and security brokers. Next. उसको लेयरिंग, बहुत से लोग जानते हैं लेयरिंग, आप मल्टीपल लेयर्स ऑफ ट्रांजेक्शंस क्रिएट करते हैं ताकि इन फ्यूचर फंड्स का जो इलीगल फंड्स हैं उनका ऑडिट ट्रेल्स, उनका ट्रेसिंग, उनका सोर्स तलाश करना ये डिफिकल्ट हो जाए. और लॉन्डर्स जो है नॉर्मली उसके बाद एंड पे जाके
अपनी सिक्योरिटीज बाय करते हैं, वायर ऑफ फंड्स ट्रांसफर करते हैं मुख्तलिफ कंट्रीज में जहाँ थोड़े से लॉज इजी हैं वर्ल्ड, और मुख्तलिफ अकाउंट्स मल्टीपल अकाउंट्स खोलते हैं, बेनामी अकाउंट्स खोलते हैं डिफरेंट बैंक्स में, और शेल कंपनीज बनाते हैं जस्ट टू प्लेस डर्टी मनी और लेयरिंग करके उसके बाद नेक्स्ट पे जाके ताकि इंटीग्रेट करके इसको यूज कर सके। नेक्स्ट इंटीग्रेटिंग सिंपली क्या करते हैं, तमाम इलीगल फंड्स को दोबारा से एस्टिमेट करते हैं और उनको फंड्स जस्ट टू शो ए क्लीन फंड्स, और क्लीन फंड के जरिए पर्पस ऑफ दैट फंड इज टू बाय properties and shares and foreign currencies and just to उसका पर्पस इज टू लीगलाइज द मनीज और हार्ड ट्रेड खत्म कर दें पीछे क्या हो रहा है। और यूजुअली लॉन्डर्स जो है वो वेब फ्रंट कंपनीज बनाते हैं, फक्टिशियस इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं जी बिजनेसेस में, यू फॉल्स इनवॉइसिंग क्रिएट की जाती है, फक्टिशियस ट्रांजेक्शन क्रिएट की जाती है ताकि फंड्स को इंटीग्रेट कर लिया जाए, नॉर्मल अर्निंग फ्रॉम ट्रेड। नेक्स्ट ये सिंपली एक डिपिक्ट है, पिक्चर है जिस तरह से आपके तीनों स्टेजेस है जिसमें आपका प्लेसमेंट है, लेयरिंग है, देन इंटीग्रेशन है। इंटीग्रेशन में अल्टीमेटली पैसे को लीगलाइज करके एस्टिमेट्स करके परचेज लग्जरी एसेट्स, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, कमर्शियल इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट परचेज की जाती है। नेक्स्ट व्हाट इज मनी लॉन्ड्रिंग? बेसिकली मनी लॉन्डर्स हैं क्या? Criminals who generate these funds need to bring them into a legitimate financial system. This is a money laundering, just like washing of maybe a dirty money. Every year, huge amount of funds are generated from illegal activity. These funds are mostly in the form of cash. Money laundering is the process of which illegal funds and assets are converted into legitimate funds and assets. मिसाल इसमें ये दी जाती है, Mr. A is a drug trafficker who has a drug trading business with a daily turnover of $100,000 in cash. One day, Mr. A took $120,000 to a casino, opened an account. He stayed several days without gambling. On leaving the casino, he withdrew his money in a check payable to third party, which are then deposited in a security firm. The money was later withdrawn and invested in a number of legitimate grocery shops owned by the traffickers. तो बेसिकली ये प्रोसेस है इलीगल जो उसका ड्रग ट्रैफिकिंग का मनी है उसने उन्होंने थ्रू कसिनो जिस तरह से एस्टिमेट उसको सही कर लिया। ये प्रोसेस है जस्ट मनी लॉन्ड्रिंग। लेटेस्ट फिगर ये 1.5 ट्रिलियन of illegal funds are laundered each year. This is approximate figure. 1.5 ट्रिलियन पीस लॉन्डर होता है every year. Next. Terrorist financing is one of money laundering का ही एक second stage है, is a terrorist financing. Terrorist financing means providing financial support to the terrorist or terrorist organizations to enable them to carry out terrorist act as defined in FATF special recommendation. Unlike criminal organizations, the primary aim of terrorist group is non-financial. Yet, as with all organizations, terrorist group require funds in order to carry out their primary activities. Simple fact, the need for the funds is key in fighting terrorism. Follow the money, follow the financial trail. This is a core objective of all measures that aim to identify, trace, and curb terrorist financing. So, terrorist financing is सेकेंड स्टेज। पहले फर्स्ट हमारा मनी लॉन्ड्रिंग का था, अब उसी का एक पार्ट उसको टेररिस्ट फाइनेंसिंग के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। दिस इज अनदर यूज ऑफ इलीगल मनी। नेक्स्ट नेचर ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एंड फाइनेंशियल टेररिस्ट ऑफेंसेस हैं। नॉर्मली ये मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेररिस्ट फाइनेंसिंग ग्लोबल क्राइम बन चुके हैं। मनी लॉन्ड्रिंग एंड फाइनेंशियल टेररिज्म internationalize their operation to achieve their various objective क्या आ सकते हैं? To advantage of the constraint of communication and cooperation between the regulators and law enforcement agencies across national borders
to exploit regulatory and law enforcement weaknesses that characterize certain jurisdictions, to add layers to the transitions to make it difficult to follow the trail of the transitions. This is an offense जो nature of ML और FT के है. Next. थोड़ा सा बैकग्राउंड है. यूनाइटेड नेशन 1985 में ये एफर्ट नेशनल स्टार्ट की जिसमें ड्रग ट्रैफिकिंग के लिए काम किया और उसकी मनी के लिए काम शुरू कर दिया. Truly international problems and could be addressed effectively on a multinational basis. 1989 में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स सेटअप की गई to ensure global action to combat money laundering, subsequently terrorist financing. First, that was task given to the FATA was money laundering. Subsequently, they are empowered to give a recommendation on terrorist financing. 95 में एगमोड ग्रुप सेटअप किया to stimulate international cooperation and develop best practice for exchange of international among FIU financing information units. In 1997, Asia Pacific Group on money laundering बनाया गया APG और APG के हम मेंबर पाकिस्तान भी एक मेंबर है. Next. Verify main the record of the identity of the client को I think verify करने जरूरत है. उनके addresses, current and permanent, nature of business, financial status, the time of opening an account, exclusion and transitions, maintain record of the identity of the client for a period of 10 years for the date of cessation of the transitions with the client. Review of risk profile of customer to be carried periodically. Actually, this is a verification of the identity of the client. Next. Suspicious transitions. क्या होती है? Suspicious transitions mean a transition whether are not made in cash, which to a person acting in good faith give rise to reasonable ground of suspicion that may involve a proceed of crime. Appear to be made in circumstances of unusual, unjustifiable complexity. Third, appear to have no economic, rational, or bona fide purpose. D is give rise to a reasonable ground of suspicion that it may involve financing of activities related to terrorism. 4, basically, a good faith है ये अगर rise हो जाए तो you need to suspicious transactions का लगता है suspicious transactions हैं जिसको reporting requirement होती है. Next. ये जनरली इंडिकेटिव पैरामीटर्स है जिसमें आप जज कर सकते हैं कि इसमें कोई इलीगल मनी है, मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है या टेररिस्ट फाइनेंसिंग हो रही है. उसमें 6 इंडिकेटर्स हैं. एक जनरल इंडिकेटर्स है, बड़ी इंपॉर्टेंट है तो सबके लिए. नॉलेज इंडिकेटर्स हैं, आइडेंटिटी इंडिकेटर्स हैं, ट्रांजेक्शन इंडिकेटर्स हैं, एक्टिविटी ऑफ द अकाउंट्स है और लास्ट में अकाउंट्स इंडिकेटर्स. नेक्स्ट हम एक्सप्लेन करते हैं जनरल इंडिकेटर्स क्या है ताकि हम जज कर सके कि ये एमएल एंड टीएफ की एक्टिविटी हो रही है नहीं. नेक्स्ट. जनरल इंडिकेटर्स mean customers indirectly state to his her involvement in a criminal activities. Usually a discussion में customer itself herself is or himself indirectly जज करता है, अपने उसमें इन्वॉल्वमेंट अपनी शो ऑफ कर देता है. ये ख्याल करना है कि उससे भी अगर क्रिमिनल की एक्टिविटीज इन्वॉल्व अपनी डिस्कशन में लेके आता है हमें इंडिकेट होना चाहिए कि दिस इज मे बी अ टेररिस्ट फाइनेंसिंग. Customer having relationship with the financial institutions in the same locality for no reason. एक कस्टमर है उसकी मुख्तलिफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से विदाउट रीजन हर बैंक से हर इंश्योरेंस कंपनी से एक रिलेशनशिप है तो इसमें वी नीड टू बी केयरफुल. ये किसी इलीगल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो सकता है. कस्टमर इज रेगुलरली केप्ट ए वॉच ऑन. स्पेशली कस्टमर है वो हर चीज में बड़ा क्यूरियस होता है, हर चीज को देखने में, हर एक्टिविटी को पूछता है, जज करता है. तो उसमें हमें एक इंडिकेट होता है कि ये शायद टेररिस्ट फाइनेंसिंग या इलीगल मनी या मनी लॉन्ड्रिंग ना हो. कस्टमर नॉट अवेयर regularly aware that the amount of fund in
ये कस्टमर एक आदमी आपके पास आता है और वो अपने फंड्स के बारे में उसको नहीं पता होता कि उसके पास पैसे कितने हैं, और नॉर्मली पैसों उनको कितनी अमाउंट है मुख्तलिफ बैंक्स में, और उसकी नॉलेज भी नहीं होती क्योंकि ज़्यादा इल गॉटन मनी है। इसलिए आपको एक इंडिकेट होता है कि जिसमें माइट बी है टेररिस्ट फाइनेंसिंग, मनी लॉन्ड्रिंग, टेररिस्ट फाइनेंसिंग। Inconsistency appear in the customer's presentations of the transactions. स्पेशली इस केस में अगर हम स्टॉक एक्सचेंज पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो एक कस्टमर है, उसकी जो स्पेशली ट्रांजेक्शंस वेरी करती है, कभी तो वो 1 लाख इन्वेस्ट करता है, सडनली 1 बिलियन में भी या 10 बिलियन, उसकी एक कंटिन्यूटी नहीं है, एक फ्लो नहीं ट्रांजेक्शन का, तो वो इंडिकेट करता है कि दिस इज जनरल इंडिकेटर्स कि वो मे बी पीछे से इल-गॉटन मनी हो। Customers show extra curiosity about internal checks, balances, reporting system, guideline और STRs. ये कस्टमर है वो आप लोगों के पास बड़ा एक्स्ट्रा, अगर कोई एक्टिविटी आपके हाउस में, आपके ऑफिस में हो रही है, चेक्स है, कोई ऑडिट है, कोई इंस्पेक्शन है, कोई रिपोर्टिंग बन रही है, कोई गाइडलाइन इशू हुई है नहीं, वो क्यूरियोसिटी शो करता है। दैट मीन जनरली इंडिकेट करता है कि उसकी एक्टिविटी में सस्पिशन है। लास्ट कस्टमर गेटिंग क्लोज विद दिस स्टाफ, एक कस्टमर है वो जनरली स्टाफ से ज्यादा क्लोज होता है हर चीज में, तो रिलेशनशिप बिल्ड करने के अदर देन प्रोफेशनल रिलेशनशिप, अपने पर्सनल रिलेशनशिप बिल्ड करने की कोशिश करता है, तो यू नीड टू बी सस्पिशियस तो कस्टमर में कोई एक्टिविटी गलत हो सकती है। सेकेंड लास्ट, कस्टमर ऑफर ब्राइब और अदर इंसेंटिव फॉर इरेगुलर एक्टिविटीज, स्टाफ को ब्राइब देने की कोशिश करता है या कोई और इंसेंटिव देता है, कोई इरेगुलर एक्टिविटी कैश जमा करा सके या कोई थर्ड पार्टी चेक दे सके या थर्ड पार्टी चेक लेना चाहे, इस केस में वो अगर ऐसे इंडिकेट यूज करता है तो इसमें ये सस्पिशियस है। कस्टमर और caution in explaining genuine transactions whenever you ask a question to the next customer कि ये आपका ये चेक है, एकदम से आपने 10 मिलियन जमा करवा दिया या आपने कम जमा करवाया या ज्यादा जमा करा दिया या थर्ड चेक पार्टी चेक दे दिया, वो आपको उसकी जेन्युइननेस बताने में, एक्सप्लेन करने में थोड़ा सा कॉशियस होता है, देन इंडिकेट कि ये मोस्ट प्रॉब्ली सस्पिशियस है, इलीगल मनी हो सकती है, यू नीड टू बी मोर केयरफुल। नेक्स्ट, बड़ी इंपॉर्टेंट सर ये चीजें। उसके बाद एक नॉलेज इंडिकेटर्स हो सकते हैं। Knowledge indicators to customer tries to convince staff not to complete the formalities. This is अगर if you ask a customer to give you a document, वो avoid करता है, delay करता है, तो ये knowledge indicators है कि there might be a suspicious, इसकी जो funds है suspicion हो सकती है। Customer thoroughly aware of legal position on suspicious transaction reporting. Every time customers are asked you regarding legal status or suspicious transactions reporting, और आपसे different question करता है कि जी कहीं suspicious transaction report नहीं हो रही, मेरे funds के बारे में question नहीं है, they need to be more careful. ये एक indicator है that there might be a suspicion. Customers seem very conversant with the money laundering or terrorist activity financing. This is another, I think, indicators कि customer को बहुत ज़्यादा knowledge है money laundering और terrorist financing में, आप उस discussion में आप जज करते हैं कि वो मनी लॉन्ड्रिंग में और टेररिस्ट फाइनेंसिंग बारे में उसको बहुत नॉलेज गेन करने की कोशिश करता है और उसके बाद बहुत एंग्शियस रहता है सीखने के लिए, तो उसमें भी आपको सस्पिशियस होना चाहिए आपको, और उसको ओवर विजिलेंस होने की जरूरत है। देयर माइट बी इलीगल फंड्स और सस्पिशियस ट्रांजैक्शंस। Customers is quick to volunteer that funds are clean or not being laundered. एक कस्टमर है वो हर बात में वॉलंटियर बनने की कोशिश होता है कि यार आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करें कि फंड्स क्लीन, मेरे फंड तो बिल्कुल क्लीन है, दिस इज नॉट लॉन्डर्स मनी, खुद सेल्फ एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश करे, तो ये भी एक इंडिकेटर है कि देयर माइट बी सस्पिशियस मनी इन्वेस्टिंग इन फंड्स एंड मे बी बैंक्स एंड ब्रोकरी हाउस माइट बी सस्पिशियस। नेक्स्ट, आइडेंटिटी इंडिकेटर्स, ये तो यूजुअली हम फेस करते हैं। कस्टमर आपको वेग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, डाउटफुल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, इट मीन कि ये आइडेंटिटी इंडिकेटर्स हैं। कस्टमर गिव false identifications that appear to be counterfeited
अल्टर्ड एंड इनएक्यूरेट, बार बार अपनी एड्रेसेस, अपनी इंफॉर्मेशन, अपनी सैलरीज, अपना इनकम चेंज करता रहता है, तो ये एक आपका इंडिकेटर है कि सस्पिशियस होने का. Instead of his own, some other identification is submitted by customer. आप उससे पूछते हैं जी मुझे आप अपना डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करें मे बी ऐप, तो वो अपने किसी अजीज का, अपने फादर का, अपने फर्म्स का कोई डॉक्यूमेंट सबमिट कर देता है, अथॉरिटी लेटर्स लेके आ जाता है, या कोई जो उससे रिलेट नहीं करता, तो ये आइडेंटिफिकेशन है कि ये सस्पिशियस हो सकता है. ऑल आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट प्रेजेंटेड आर नॉट वेरीफाइबल. जैसे फॉरेन डॉक्यूमेंट उसने सबमिट किए, वो डॉक्यूमेंट अगर वेरीफाइबल नहीं है, इट मीन देयर माइट बी अ सस्पिशन, जो इंडिकेट करता है थ्रू आइडेंटिटी इंडिकेटर्स वो सस्पिशियस हो सकती है ट्रांजैक्शंस. ऑल आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट अपीयर टू बी रिसेंटली एक्वायर्ड. आपको हर चीज, पासपोर्ट अगर मांगते हैं तो आपको फ्रेश इशू नजर आता है, आप आईडी कार्ड आपको बिल्कुल न्यू नजर आएगा. और कोई डॉक्यूमेंट आपने मांगी, गिफ्टेड मांगी आपने, तो वो बिल्कुल फ्रेश बनी सामने आ जाएगी. स्टैम्प पेपर में अगर रिसेंटली इशूड है तो उस पर आपको जज करना है, ये उसके डॉक्यूमेंट में डाउट क्रिएट करता है. इफ कस्टमर इन्वेस्टेड आई थिंक 2 months बैक और ये आपको गिफ्ट दे रहा है जिस रिसेंट डेट का, इट मीन देयर इज ए इंडिकेटर कि वो सस्पिशियस ट्रांजैक्शन. आइडेंटिटी मैच विद द नोन हॉट वॉच लिस्ट, उसका नाम, उसका रिलेशनशिप, उसके ऑर्गेनाइजेशन का नाम, आपकी जो वॉच लिस्ट है मुख्तलिफ किस्म की, जैसे आपका गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान एजेंसीज आपको देती हैं लिस्ट, उससे मैचिंग होती है, उसके नाम की मैचिंग है, उसके ऑर्गेनाइजेशन की मैचिंग है. यू नीड टू बी मोर केयरफुल. दिस इज आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट है कि वो सस्पिशियस होने के चांस है, और उसमें फाइनेंशियल टेररिज्म, फाइनेंशियल मनी लॉन्ड्रिंग एंड फाइनेंशियल टेररिज्म हो सकती है इसमें. नेक्स्ट, ट्रांजिशन बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, स्पेशली स्टॉक एक्सचेंज के पॉइंट ऑफ व्यू से, बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से, इंश्योरेंस कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से, ट्रांजिशंस इंडिकेट करती हैं कि ये सस्पिशियस है ये नहीं. एक कस्टमर है, फ्रीक्वेंटली कैश ट्रांजेक्शंस इन लार्ज अमाउंट विच इज नॉट नॉर्मली डन बाय द कस्टमर्स. आपका एक स्टैंडर्ड है, लेकिन वो एवरी टाइम ये कॉल अप और वो आके आपके कहते हैं जी सब आप कैश ले लें और ये कैश रख लें और रिपोर्ट कर दें with no reason, justifiable reason, तो आपको डाउट होना चाहिए. ट्रांजेक्शन इंडिकेट करती है दिस माइट बी अ सस्पिशियस ट्रांजेक्शंस. स्मॉल डिनोमिनेशन फ्रीक्वेंटली चेंज फॉर लार्ज वंस. छोटी नो यूजुअली छोटे छोटे डिनोमिनेशन कैश जमा करवाता है, लेकिन इमीडिएटली लार्ज वंस देने शुरू कर देता है, तो देन यू नीड टू बी मोर केयरफुल. डर्टी एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. डर्टी एंड स्मेली नोट्स अगर डिपॉजिट करता है कस्टमर इन शेप ऑफ कैश विद द बैंक्स और विद द ब्रोकर फर्म, तो यू नीड टू बी मोर कंसर्न, और सस्पिशियस ट्रांजैक्शंस की इंडिकेशन हो सकती है. कस्टमर consistently make cash transactions that are just under the reporting threshold. In case of stock exchange, especially, I have experience. अगर 25,000 rupees की लिमिट है रिसीव करने की और पे करने की इन कैश, तो वो कंसिस्टेंट है. एवरी डे ही कम टू यू एंड डिपॉजिट कैश इन 25,000 लिमिट्स, तो आपको इसमें लग रहा है कि वो थ्रेशोल्ड को अवॉइड कर रहा है जो आपने सेट किया हुआ है, और वो डिफरेंट फ्रेंचाइज में मतलब वो आपको कैश दे के इलीगल मनी देना चाहता है, जो इल गॉटन मनी है, जो सस्पिशियस होना चाहिए आपके लिए. स्पेशली इन केस बैंक परचेज ऑफ ट्रैवलर चेक लेता है, डिमांड ड्राफ्ट लेता है जी, और नॉर्मल एक्टिविटी से अगर वो अपने आउट होता है, तो देन ट्रांजेक्शंस इंडिकेटर्स है कि वो सस्पिशियस हो सकती है. नेक्स्ट, स्पेशली एक्टिविटी इन अकाउंट. अगर आपकी एक आदमी का अकाउंट्स ओपन है, उसकी ट्रांजेक्शन में कोई एक्टिविटी क्या हो सकती है जो इंडिकेट करती है, कर सकती हैं आपको दीज आर सस्पिशियस अकाउंट. अकाउंट एक्टिविटी इनकंसिस्टेंट विद द नेचर ऑफ बिजनेस. स्पेशली अगर आप नेचर ऑफ बिजनेस से शेयर ट्रांजेक्शंस, वो एक अकाउंट्स एक्टिविटी ऐसी करता है कि विड्रॉ डिपॉजिट विड्रॉल करता है विदाउट डूइंग इवन शेयर ट्रेडिंग. तो आपको अकाउंट एक्टिविटी से थोड़ा सा कॉन्शियस होना चाहिए कि दैट माइट बी अ सस्पिशियस
account, suspicious entity, suspicious persons. Transactions involves NGOs, charitable organizations, for which they appear to be logical economic purpose, where there appear to be no link between the activity, state activity of the NGO or charitable. अगर आपके पास NGO charitable organization आती है, just to open an account with the maybe a brokerage firm, so you need to be, because this is not his probably memorandum उसका नहीं है इस पे, उसका जो चार्ट है, चार्टर है, उसके मुताबिक ये शेयर ट्रेडिंग नहीं है, या कोई इंश्योरेंस का काम करना नहीं है, या कोई मुदारबा सर्टिफिकेट परचेज करने नहीं है, तो यू नीड टू बी मोर केयरफुल. ये एनजीओ वही स्पेशली जो हमने पढ़ा है, प्लेसमेंट एंड लेयरिंग एंड देन इंटीग्रेशन, वो करके अपनी इल गॉटन मनी को वो लीगलाइज करने की कोशिश करेंगे. और एक्चुअली एक्टिविटी किसी अकाउंट में होती है, यू नीड टू बी मोर केयरफुल. ये इंडिकेट करता है कि दे आर नॉट बी ए सस्पिशन. ट्रांजैक्शन इज अननेसेसरी कॉम्प्लेक्स. Maybe you deposit maybe 10 checks, different denomination के, suddenly withdraw one check, big check. तो complexity है, फिर आप request करता है कि वो different लोगों के नाम account request करता है कि मेरा account ये जो checks हैं फलां नाम के फलां account के नाम के बना दें. तो वो complexity create करने की कोशिश कर रहा है just to avoid the audit trail. तो उस केस में आपको suspicious होने चाहिए अकाउंट में. नेक्स्ट, जिस अकाउंट इंडिकेटर्स है बहुत इंपॉर्टेंट है. लॉन्ग डिस्टेंस कस्टमर ओपनिंग अकाउंट्स. कोई कस्टमर है लॉन्ग डिस्टेंस बैठा हुआ है, वो जस्ट ट्राई टू ओपन अकाउंट विद द ब्रोकरेज फर्म, मे बी विद द बैंक्स एंड विद द इंश्योरेंस कंपनीज, मे बी विद मुदारबास, इन्वेस्टमेंट बैंक्स. तो उस केस में आपको फिजिकल प्रेजेंस नहीं है, तो यू नीड टू बी मोर केयरफुल. ये एक्टिविटी, ये इंडिकेटर है कि ये सस्पिशियस होने के चांस है. अकाउंट ओपन विद द नेम क्लोजर टू द एस्टैब्लिश्ड इंडस्ट्रियल हाउसेस एंड ग्रुप्स. मैचिंग नाम से अकाउंट खोलना चाह रहा है विद नो प्रूफ डॉक्यूमेंट, आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट, तो फिर भी आपको कॉन्शियस होना चाहिए. इस फेज में सस्पिशियस होने के चांस है. फ्रीक्वेंट इंटरबैंक ट्रांसफर करता है, अपने फंड्स किसी मुख्तलिफ बैंकों से निकाल के किसी एक बैंक में ले जाके फॉरेन रिमिटेंसेस करने की कोशिश करता है. तो यू नीड टू बी मोर केयरफुल. ओपनिंग ऑफ सेवरल अकाउंट्स simultaneously, some of which remain dormant for long periods. अगर आपके ऐसे ब्रोकरेज आपके पास मुख्तलिफ नाम के अकाउंट खोलता है और वो बहुत से अकाउंट्स हैं वो लॉन्ग पीरियड से डॉर्मेंट है, तो ये सस्पिशियस, ये अकाउंट इंडिकेटर्स हैं कि वो सस्पिशियस होने के चांसेस हैं. थर्ड पार्टी कस्टमर से बड़ी इंपॉर्टेंट है. अगर थर्ड पार्टी अपीयर टू बी यूज्ड अकाउंट, कोई थर्ड आदमी आपको ऑर्डर्स देता है ऑन बिहाफ ऑफ द एक्चुअल अकाउंट होल्डर्स मुख्तलिफ ओकेजन्स पे, तो ये माइट बी ए सस्पिशियस अकाउंट में इल-गॉटन मनी है. कस्टमर फ्रीक्वेंटली यूजिंग डिफरेंट लोकेशन अदर देन द प्लेस ऑफ अकाउंट ओपनिंग टू डिपॉजिट फंड्स. ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अगर आपको एक कस्टमर है पर्टिकुलर पोजीशन पे जगह पे अकाउंट खोला है, लेकिन आपको फंड जो जमा करवा रहा है मुख्तलिफ बैंक से, मुख्तलिफ सिटी से, मुख्तलिफ लोकेशन से ऑनलाइन ट्रांसफर कर रहा है, तो यू नीड टू बी मोर केयरफुल कि इस अकाउंट में आपको मोर विजिलेंस होने की ज़रूरत है. उसमें आप ड्यू डिलिजेंस करने की ज़रूरत है कि ये कोई हाई रिस्क क्लाइंट नहीं, कोई बाईपास नहीं कर रहा टेररिस्ट फाइनेंसिंग रेगुलेशन को या पॉलिसीज को. नेक्स्ट, ये एग्जांपल्स हैं कुछ सस्पिशियस ट्रांजैक्शंस के एग्जांपल्स हैं. फॉल्स आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स अगर हैं, व्हाट मीन कि अगर आपने इफ यू सेंड अ वेलकम पैक टू द कस्टमर्स न्यूली अकाउंट ओपनिंग जो कस्टमर है, तो वेलकम पैक रिटर्न हो जाता है, या नो पर्सन फाउंड एड्रेस फाउंड टू बी फॉल्स यूजुअली ये होता है, उस केस में आपको सस्पिशियस ट्रांजैक्शंस की इंडिकेट होना चाहिए. वॉच लिस्ट में उसका अगर नाम उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के नाम या उसके खुद किसी का नाम वॉच लिस्ट में आ रहा है, इंटरपोल में है या FATF स्पेशली सिक्योरिटी एजेंसीज की लिस्ट में अगर आपको नजर आ रहा है नाम उसका, तो सस्पिशियस अकाउंट हो सकता है. ट्रांजैक्शन कंसिस्टेंट विद द कस्टमर प्रोफाइल, उसके अपने बिजनेस से अगर इनकंसिस्टेंट ट्रांजैक्शंस हैं
तो इस मतलब ये सस्पिशियस है। नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन इन पीरियड आपने मॉनिटर करना है। वैल्यू ऑफ ट्रांजेक्शन स्पेशली इन केस ऑफ रिटायर्ड एम्प्लॉय, रिटायर्ड की तो मनी ऑलमोस्ट मिलता है उसको मंथली बेसिस पे, लेकिन वो एक मंथ में मल्टीपल आपको पेमेंट करता है, दैट मीन कि वो सस्पिशियस अकाउंट हो सकता है। अकाउंट्स में बहुत हाई टर्नओवर है इन आउट का, कैश डिपॉजिट, कैश विड्रॉल, तो देन इट माइट बी अ सस्पिशियस ट्रांजैक्शंस। नेक्स्ट पहले भी बताया कि स्पेशली मल्टीपल कैश डिपॉजिट्स हैं, नाइजीरियन स्टूडेंट्स हैं, आउटवर्ड रिमिटेंस ऑफ कैश डिपॉजिट यूजुअली करता है, आउटवर्ड रिमिटेंसेस है, उस केस में भी ये आगरा आपका है। सेल प्रोसीड ऑफ मोबाइल फोन, इंटायर अमाउंट रिमिटेड टुवर्ड्स क्लेम, इंपोर्ट है, इंपोर्ट के क्लेम्स आते हैं, तो देन वो भी सस्पिशियस है। नॉन फाइनेंशियल इंडिकेटर्स हैं, यूजेज ऑफ लॉकर, स्पेशली बड़े इंपॉर्टेंट पाकिस्तान में जी, यूजेज ऑफ लॉकर्स बहुत ज्यादा, स्पेशली गवर्नमेंट मनी के लिए लॉकर्स इस्तेमाल हो रहे हैं तमाम बैंक्स में, और वो यूजेज ऑफ लॉकर बड़ा फ्रिक्वेंट है, और वहां से अगर कैश डिपॉजिट करता है वो और जस्ट इंडिकेट करता है तो सस्पिशियस ट्रांजैक्शंस है। नेक्स्ट, ये स्टेप्स है जी, आपको सबमिशन ऑफ एसटीआर सस्पिशियस ट्रांजैक्शन रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट है। अगर वो सारे इंडिकेटर्स आपके सस्पिशियस ट्रांजैक्शन आइडेंटिफाई हो जाती है बेस्ड ऑन द प्रीवियस डिस्कस्ड पॉइंट्स, तो आइडेंटिफाई सस्पिशियस ट्रांजैक्शंस और एक्टिविटी को आइडेंटिफाई करें। आइडेंटिफाई की प्लेयर्स, उसके पीछे कौन है, रिलेटेड एंटिटीज इन द सस्पिशियस ट्रांजैक्शंस, वो आइडेंटिफाई करें। आइडेंटिफाई फैक्चुअल इंफॉर्मेशन अवेलेबल एट योर एंड, express that suspicious on transactions activity correctly under the grounds of suspicious, then fill up the STL forms carefully, जो usually आप FMU को रिपोर्ट करते हैं। ये रिक्वायरमेंट है, within 7 days you have to report suspicious transactions mandatory without the knowledge of the customers. Next, confidentiality, especially customer की बहुत जरूरी है, you need not to disclose the STR to the customers. Next, रीजन डिफरेंट है जी सस्पिशियस होने की, जैसे पहले डिस्कस कर चुके हैं, फैक्टिशियस डॉक्यूमेंट है, फॉल्स इंडिकेशन डॉक्यूमेंट, आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स है, वेरीफेबल नहीं है, अकाउंट ओपन जो मुख्तलिफ एस्टेब्लिश बिजनेस एंटिटीज जो प्रोस्क्राइब्ड लिस्ट है उसके तहत अकाउंट्स मैच करता है, उस केस में बैकग्राउंड ऑफ द क्लाइंट सस्पिशियस बैकग्राउंड से रिलेट करता है, नॉन क्रिमिनल्स है, मल्टीपल अकाउंट्स मेंटेन करता है जिससे हम डिस्कस कर चुके हैं, अकाउंट की एक्टिविटी बड़ी अनयूजुअल है, सडन एक्टिविटी डॉर्मेंट हो जाती है, एक्टिविटी इनकंसिस्टेंट विद डिक्लेयरिंग बिजनेस के इनकंसिस्टेंट है, नेचर ऑफ ट्रांजैक्शंस अनयूजुअल अनजस्टिफाइबल कॉम्प्लेक्सिटी है, नो इकोनॉमिक्स रैशनल बेनिफिट बोनाफाइड पर्पस है, फ्रीक्वेंट परचेज ऑफ ड्राफ्ट नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट विद कैश, नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन इनकंसिस्टेंट है, वैल्यू ऑफ ट्रांजैक्शन जो है वो अंडर दी रिपोर्टिंग थ्रेशोल्ड जो आपने डिफाइन किया है उसके तहत अगर वो है, इस केस में आपको सस्पिशियस ट्रांजैक्शन की रिपोर्ट करने की रीजंस है, दीज आर द रीजंस जो आपको इंडिकेट करती, पुश करती जस्ट टू रिपोर्ट एसटीआर। नेक्स्ट, केसेस हमने कुछ डिस्कस किए हैं, एएमएल सीएफटी के केसेस वर्ड ओवर क्या है। नेक्स्ट, and individual open an account for low volume transactions after this is a typical example, एक customer की है, individuals open account for low value transactions after few days from opening of accounts, huge cash were deposited and the checks were received by the withdrawal on next day for the whole amount. On inquiring with the customer, he was unable to provide the source of funds for purpose of transactions. The next day, he brought a consultant who gave the detail of the transactions as the money was given by some of his friends to purchase the shares. अगर ऐसी indications आपको आती हैं, this is I think इसमें आपको you need to be more careful. Message क्या है? Mismatch in customer file submitted, mismatch हो गया. Sudden spurt in transaction by depositing huge cash, withdrawal by checks है. Customer not able to give proper explanation for the source of funds. इस ऊपर वाली जो एग्जाम्पल है उससे ये मैसेज मिले आपको
नेक्स्ट यूटिलाइजेशन ऑफ अकाउंट बाय अदर इंडिविजुअल्स, थर्ड आदमी जो है वो उसको यूज करता है। तो ये मैसेज है जस्ट टू आपको कस्टमर के सस्पिशियस होने के। नेक्स्ट loan case, this is a typical case. JK is one of our customer. He runs a proprietary firm, JK Enterprise. This firm is in transport business, hiring of cars and small trucks. He had taken loan from your bank for purchase of some car and trucks. Within 2 months, he had pre-closed all the loan account one by one. ये केस स्पेशली है, उस केस में आपको क्या मैसेज लेना चाहिए to create a suspicion? Fast payment of pre-close, immediately उसने business के point of view से foreign loan लिया, foreign close कर दिया. How he closed the loan, cash या check close किए account. Loan is closed by check. Has the loan has been taken over the other banks or financial institutions. इस केस में possible है किसी और बैंक से उसने लोन लेके आपका अकाउंट क्लोज कर दिया. तो ये messages to create suspicion. Next. Especially stock exchange point of view से ABC brokerage company purchased and sold stock for investors throughout the country. A new customer from FATF non-cooperative countries established an account with extremely large amount of money. The money were deposited from a cash written by XYZ company, third company not known to ABC. Within a day, ABC company was instructed to purchase a large number of shares in a company with a poor performance financial history. The broker was going to receive a hefty commission, but still told the customer about the risk involved in the stock purchase. Which of the following factors should trigger an anti-money laundering specialist to determine whether there is a possibility of illegal activities? ये 4 एक्टिविटीज उसकी हो सकती है जिसमें सस्पिशियस मतलब इस पे हो सकती है. लार्ज अमाउंट ऑफ मनी यूज्ड टू ओपन द अकाउंट्स, चेक रिटन बाय अननोन थर्ड पार्टी कंपनी, परचेज रिक्वेस्ट ऑफ वीक स्टॉक इन स्पाइट ऑफ रिस्क, ब्रोकर को हेफ्टी कमीशन दे रहा है. तो चारों केसेस में अगर 1 और 2 भी अगर होते हैं तो दिस इज सस्पिशियस. 1 and 4 अगर होंगे देन अगेन सस्पिशियस. 2 और 3 भी अगर मैच कर रहे हैं दिस इज अगेन सस्पिशियस. 3 and 4 भी अगर है दिस might be a suspicious for the broker point of view. Next. अब थोड़ा सा हम पाकिस्तान की तरफ से हम बेसिकली हमारे जो पाकिस्तान पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा इंडिकेट कर दें. एक शॉर्ट सा ब्रीफ सा बड़ा इम्पोर्टेंट है. SCCP के मनी लॉन्ड्रिंग रेगुलेशंस और गाइडलाइन क्या है. SCCP ने अपनी फर्स्ट रेगुलेशंस SCCP एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एंड CFT रेगुलेशंस वो प्रोमलगेट किए थे 30 जून 2018. सब्सिक्वेंटली 1 अक्टूबर 2018 में उसमें अमेंडमेंट आई और इसमें अभी भी इसमें अमेंडमेंट आती रहती है. लेकिन मेरा रेगुलेशंस जो SCCP ने गवर्न किए हैं, these are the regulations called AML CFT regulations 2018. Objective of these regulations to identify, prevent, report and investigate. This is different processes हैं. Just first to identify, then prevent, then report and investigate करना मनी लॉन्ड्रिंग को एंड टेररिस्ट फाइनेंसिंग एक्टिविटीज को. ये 4 स्टेप के बाद then take precautions लेना to activate the to alleviate the risk of ML and terrorist financing. ये हमारा जो ब्रीफ है थोड़ा सा वो this will be explain the anti-money laundering and counter financing for terrorism regulations, laws and FATF recommendations or a high level approach to fulfill these AML CFT requirements. These regulations and especially guidelines subsequently issued in September 2018 ये regulate करती हैं to security brokers, future brokers, insurers, kafuls, operators, NBFCs and darbas. Banks are operated by this regulation framed by the State Bank of Pakistan. तो SCCP regulation usually govern करते हैं हमारे 6 sectors हैं: security brokers, future broker, insurers, kafuls, operators, NBFCs and darbas.
ये बेसिकली 13 जून 2018 से इफेक्टिवली ये इन्फोर्स हुए रेगुलेशंस। नेक्स्ट। अच्छा जी, आप अगर आप देखें हमारे गाइडलाइन इशू है सब्सिक्वेंट रेगुलेशंस, 3 लेयर्स रेगुलेटरी पर्संस के लिए डिफाइन करती है। 3 लेयर्स लाइन ऑफ डिफेंस हैं जस्ट टू कम्बैट दी मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेररिस्ट फाइनेंसिंग। फर्स्ट जो आपका फ्रंट ऑफिस बिजनेस यूनिट, कस्टमर फेसिंग एक्टिविटीज, जो आपके ऑपरेशन के लोग हैं, सेल्स के लोग हैं, वो फ्रंट आपका जो उनको आपको ट्रेन करना ज़रूरी है ताकि वो एक आपका AML CFT की पॉइंट ऑफ व्यू से मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिस्ट फाइनेंसिंग को अवॉइड करने के लिए फ्रंट आपका एक फ्रंट फोर्स है। सेकेंड लेयर्स आपका चीफ कंप्लायंस या कंप्लायंस ऑफिसर होगा। कंप्लायंस फंक्शन है, ह्यूमन रिसोर्स एंड टेक्नोलॉजी उसके पास अवेलेबल होगी। और थर्ड लेयर जो है लाइन ऑफ डिफेंस इज इंटरनल ऑडिट फंक्शन जो पीरियडिकली ऑडिट करेगा। तो ये हम एक्सप्लेन कर चुके हैं। फ्रंट लाइन टू कैरी आउट द AML ड्यू डिलिजेंस which includes specific written policies, procedures and communicated it to all employees, including prescription of obligations, instructions, guidance and compliance with the regulations. There should be an internal procedure for protecting, monitoring and reporting suspicious transactions. ये आपकी जो first line of defense है, this is his response. Second line of defense is compliance officer must have the authority and ability to oversee the activities, effectiveness of regulated person in AML CFT system, compliance with the legislations, provide guidance to day-to-day operations. This is the role of the compliance officer. उसको ये काम क्या करना है. Third line of defense is definitely internal audit. Every broker, security brokers, future brokers, हमारे 6 regulated entities है, regulated persons हैं, उनके लिए कि वो periodically AML CFT audit होना चाहिए institution का, और वो प्रोएक्टिव अप्रोच है फॉलोइंग देयर फाइंडिंग एंड रिकमेंडेशंस। नेक्स्ट, रेगुलेशंस यूजुअली तो हमारे पास आते हैं बेसिकली ये रेगुलेशंस और गाइडलाइन। फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली ये रेगुलेशंस और गाइडलाइन थोड़ा सा आपस में जो यूजुअली हमारा प्रैक्टिस है रेगुलेटरी फ्रेमवर्क पॉइंट ऑफ व्यू से, इफ यू look at the Security Act and Companies Act and then subordinate regulations and rules, तो वो से थोड़ा सा consistent नहीं है। I think ये एक हरी में बनाया गया कि regulations usually हमारा जो regulations होते हैं, जो हमारा act होता है उसके मुताबिक उस पर कुछ चीज़ें unexplained होती हैं जिसको update करने की powers different होती हैं मुख्तलिफ लोगों के पास। तो वो एक process है। अगर Security Act है, ये कंपनी एक्ट है, ये दिस इज एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट, और जो उस पे रेगुलेशंस या रूल्स बनते हैं मिनिस्ट्री बनाती है, रेगुलेशन देन एससीबी बनाती है, और देन पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स जो आपका SROs हैं वो बनाते हैं। अच्छा, इसमें अनफॉर्चुनेटली हमारे रेगुलेशंस का जो गाइडलाइन बनाई गई है SSB गाइडलाइन 2018, वो उसको मैच करना इज लिटिल बिट डिफिकल्ट। देयरफॉर हमारे जो रेगुलेटेड पर्सन्स हैं उनको इसको कंप्लायंस करने में बहुत मुश्किल पेश आती है, और स्पेशली हमारे पार्टिसिपेंट में इंशाल्लाह SSB के लोग भी होंगे। आई थिंक आई रिक्वेस्ट देम टू गो थ्रू द रेगुलेशंस एंड गाइडलाइन और मेक देम correlated. So I'll try to make them correlated, स्पेशली रेगुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कि रेगुलेशन में क्या है और देन गाइडलाइन में उसमें क्या एक्सप्लेन किया गया। इन शॉर्ट, रेगुलेशन 3 जो है वो बेसिकली करता है कि रेगुलेटेड पर्सन शुड टेक अप्रोप्रिएट स्टेप टू आइडेंटिफाई, असेस एंड अंडरस्टैंड द रिस्क। यानी रेगुलेशन 3 जो है वो आपको 3 स्टेप बताएगा। पहले यू नीड टू आइडेंटिफाई द रिस्क, देन उसको रिस्क की असेस करना, उसकी सिवियरिटी को, देन रिस्क को अंडरस्टैंड करना विद रिस्पेक्ट टू मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेररिस्ट फाइनेंसिंग। दिस रेगुलेशन डिफाइन जो आपके 3 है वो डिफाइन करता है। उसके प्रोसेस आगे जरूर है जिसमें बताया गया है, स्पेशली रेगुलेशन 3 में स्टेप इंक्लूड डॉक्यूमेंटेशंस, कंसिडरेशन ऑफ रेलेवेंट रिस्क फैक्टर टू डिटरमिन मिटिगेशंस मेजर्स, अपडेटिंग रिस्क असेसमेंट डिटरमिनेशंस,
level of overall risk, categorization of risk as high, medium, low, and then reporting risk assessment to the SCCP. ये रेगुलेशन 3 डिफाइन करता है. रेगुलेशन 4 जो उसका है वो बेसिकली इम्प्लीमेंट करता है काउंटर मेजर्स, एमएल और मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेररिस्ट फाइनेंसिंग के काउंटर मेजर्स को इम्प्लीमेंट करने की रिक्वायरमेंट की नीड की को डिफाइन करता है. और वो अब वेरी करता है रेगुलेटरी पॉइंट ऑफ व्यू से, साइज ऑफ उसका रिस्क एंड साइज ऑफ बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से. देन रेगुलेशन 4 ये भी डिक्टेट करता है कि यू ब्रोकर, सिक्योरिटी ब्रोकर, रेगुलर पर्सन नीड टू डेवलप, implement, monitor policies, procedures and control approved by the board, और उसकी subsequently occasionally based on need basis and खुद अपनी assessment है उसको improve करना जरूरी है. Then regulation 4 manage and mitigate risk, higher risk by the understanding enhanced measures, ये भी regulation 4 define करता है. Regulation 4 ही आपका independent audit function और सिस्टम को टेस्ट करने के लिए उसको एस्टेब्लिश करने की नीड की रिक्वायरमेंट है, डिफाइन करता है. नेक्स्ट, दिस इज आई थिंक एग्जांपल रिस्क क्लासिफिकेशन फैक्टर्स है. 2 रिस्क मैंने डिफाइन किए, एक हाई रिस्क और देन लो रिस्क है. अगर आप जस्ट टू ये आइडेंटिफाई करना चाहें कि विच कस्टमर इज अ हाई रिस्क कस्टमर, तो आपको 3 फैक्टर्स को कीपिंग इन माइंड रखना होगा. फर्स्ट, कस्टमर इटसेल्फ, उसका रिस्क फैक्टर क्या है. देन कंट्री, जिस कंट्री से बिलोंग करता है उसका रिस्क फैक्टर क्या है. फिर प्रोडक्ट, सर्विसेज, ट्रांजेक्शन, डिलीवरीज, वो उसका रिस्क फैक्टर क्या है. तीनों रिस्क फैक्टर का कॉम्बिनेशन बन जाए या इनमें से कोई भी हो तो कस्टमर विल बी ट्रीटेड एज हाई रिस्क कस्टमर. स्पेशली कस्टमर रिस्क क्या है, बिजनेस रिलेशनशिप अनयूजुअल है, नॉन रेजिडेंट कस्टमर है, लीगल पर्सन्स आर अरेंजमेंट, लीगल पर्सन और उसकी अरेंजमेंट कोई ऐसी कम्प्लेक्स है, उस केस में कंपनी दैट हैव नॉमिनी शेयर होल्डर्स अगर उसके पास ज्यादा है, बिजनेस दैट इज कैश इंटेंसिव अगर होगा उस कस्टमर का, बिजनेस दैट इज कैश कम्प्लेक्स ओनरशिप स्ट्रक्चर, उस बिजनेस का अगर कोई कस्टमर का ओनरशिप स्ट्रक्चर लीगल पर्सन है, उसका ओनरशिप स्ट्रक्चर इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, तो उस केस में वो हाई रिस्क कस्टमर हो सकता है, होगा. पेप, पॉलिटिकली एक्सपोज पर्संस, उसके आगे पे डिफाइन भी करेंगे. शेल कंपनीज अगर होगी, ट्रस्ट होंगे, और रिक्वेस्टेड अप्लाइड क्वांटम ऑफ बिजनेस डज नॉट मैच विद द प्रोफाइल एंड पर्टिकुलर क्लाइंट, उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर है तो ये. उसकी ज्योग्राफिकल लोकेशन अगर उस कस्टमर की है, वो आपका ऐसे कंट्री से बिलोंग करता है जो एडुकेट AML CFT नहीं है उस कंट्री में, कंट्री सब्जेक्ट टू सैंक्शन है, कंट्री आइडेंटिफाइज हैविंग ए सिग्निफिकेंट लेवल ऑफ करप्शन, अदर क्रिमिनल एक्टिविटीज, और कंपनी जो है वो कंट्री जो टेररिस्ट फाइनेंसिंग और फंडिंग, सपोर्टिंग टेररिस्ट, अदर लॉ डेजिग्नेटेड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को प्रोवाइड करता है, ज्यादा NGOs ऑपरेट होती हैं, उस केस में भी इस फैक्टर्स का हाई है. प्रोडक्ट एंड सर्विसेज एनोनिमस ट्रांजैक्शंस व्हिच में इंक्लूड कैश, नॉन फेस टू फेस बिजनेस रिलेशनशिप होंगे, हो पेमेंट रिसीव्ड फ्रॉम द पेमेंट रिसीव्ड फ्रॉम द अननोन अनएसोसिएट थर्ड पार्टीज, सरेंडर ऑफ सिंगल प्रीमियम लाइफ इंश्योरेंस, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस है. देन न्यू एंड इनोवेटिव प्रोडक्ट्स सर्विसेज आर नॉट प्रोवाइडेड डायरेक्टली बाय द रेगुलर पर्संस, वो करता है प्रोडक्ट दैट इन्वॉल्व लार्ज पेमेंट रिसीव्ड इन कैश, तो हाई रिस्क कस्टमर होगा 3 फैक्टर की वजह से. नेक्स्ट चीज, लो रिस्क कस्टमर थर्ड कैटेगरी, बेसिकली ये थर्ड कैटेगरी है, और जो अंडर द रेगुलेशंस देयर इज ओनली 2 कैटेगरी, हाई रिस्क एंड लो रिस्क, और इन स्पेशली इन गाइडलाइन SSB has defined third category is medium risk customers. लो रिस्क कस्टमर वो होंगे कि जो रेगुलर पर्सन्स होंगे, बैंक्स होंगे, और वो AML टेररिस्ट फाइनेंसिंग कंसिस्टेंट विद द AML रिकमेंडेशन से सुपरवाइज प्रॉपर्ली होंगे, वो पब्लिक लिस्टेड कंपनीज हैं, वो सब्जेक्ट रिक्वायरमेंट है, वो अगर होंगी तो लो रिस्क होंगी. कंट्री ज्योग्राफिकल
उनकी कंट्री ऐसी है जो इफेक्टिव एएमएल सिस्टम इम्प्लीमेंट हो रहा है, वो जो लो लेवल ऑफ करप्शन जिन कंट्रीज में है, वो अगर कंट्रीज से बिलोंग करते हैं तो लो रिस्क है। प्रोडक्ट सर्विसेज है, इंश्योरेंस पॉलिसीज है, लाइफ इंश्योरेंस है, ग्रुप इंश्योरेंस है, पेंशन सुपर वगैरह, तो वो आपका लो रिस्क कस्टमर है। नेक्स्ट। अच्छा, गाइडलाइन में बेसिकली 4 स्टेजेस गाइडलाइन ने डिफाइन किए हैं जो रिस्क असेसमेंट की वी नीड टू टेक, वो देखने की जरूरत है। फर्स्ट यू नीड टू आइडेंटिफाई द एरिया ऑफ बिजनेस, conduct analysis on order to assess the likelihood impact of AML. Third is mitigate the risk, और fourth is regular monitoring and review of the risk. ये आपके 4 स्टेप्स हैं जो गाइडलाइन में डिफाइन किए गए हैं जो आपका रिस्क असेसमेंट करते हैं। और यूजुअली जो है regular persist should identify the likelihood and probability of these countries of risk will miss, especially AML-TF purposes. रिस्क मिटिगेशन मेजर्स में डिटरमिन करना है स्कोप ऑफ द आइडेंटिफिकेशंस एंड वेरिफिकेशन रिक्वायरमेंट एंड ऑनगोइंग मॉनिटरिंग, सेटिंग ट्रांजैक्शन लिमिट फॉर हाई रिस्क कस्टमर्स। ये हर रेगुलेटेड पर्सन की अपनी नीड है कि वो अपनी ट्रांजैक्शन लिमिट अपने हाई रिस्क कस्टमर के लिए डिफाइन करता है, प्रोडक्ट के लिए डिफाइन करता है, तो उस डिपेंड अपॉन दी रेगुलेटेड पर्सन जो सिक्योरिटी ब्रोकर है या इंश्योरर है या तो काफल ऑपरेटर है। Determining transactions require senior management approval, especially high risk customer में बड़ा important है कि आपने उसका बिजनेस कैरी करना है तो आपको मैनेजमेंट अप्रूवल की नीड होती है। फिर determine circumstances under which they may refuse to take and terminate fees, उसका ऐसे circumstances जिसमें आप उसका बिजनेस टर्मिनेट कर सकते हैं, उसको भी आपने मेंशन करना है जरूर। नेक्स्ट, रेगुलेशन 5 स्पेशली इसका जो है आपकी प्रोडक्ट एंड प्रैक्टिस एंड टेक्नोलॉजी को डिफाइन करता है। असेस एंड आइडेंटिफाई रिस्क ऑफ एएमएल टीएफ, दैट इज फाइनेंसिंग फॉर न्यू प्रोडक्ट, बिजनेस प्रैक्टिसेस, डिलीवरी चैनल्स, मैकेनिज्म, डेवलपिंग एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी, मैनेज, मिटिगेट, अंडरस्टैंड, टेक रिस्क असेसमेंट, उसको लॉन्च करने से पहले और उसको यूज करने से प्रोडक्ट और प्रैक्टिस को, टेक्नोलॉजी को, तो आपको असेस करना जरूरी है। गाइडलाइन इसकी जो दी गई है वो है ओपी आइडेंटिफाई असेसमेंट और रिस्क इंक्लूड टू यूज द इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंटेशन, डाटा एंड ट्रांजैक्शन स्क्रीन सिस्टम। इट इज नॉट appropriate RP should offer an online live account opening allowing full immediate operation of the account in a way which would dispense with bypass normal identification of procedure, especially online live account opening discourage किए गए इस FATF रिकमेंडेशन में अंडर द गाइडलाइन। स्पेशली अकाउंट जो कॉमन नेम से हो, दूसरे अकाउंट से मिलते हो, उनको आपने ट्रेडिशनल मेथड्स जो ओपन किए गए हैं उसको आपने बेसिकली फुल ऑपरेशन नहीं करना जब तक आप उसको प्रॉपर्ली सेटिस्फाई नहीं हो जाएंगे। नेक्स्ट, रेगुलेशन 6 वो बेसिकली अनोनिमस अकाउंट के बारे में प्रोहिबिट करता है, जस्ट ओपन मेंटेन अनोनिमस अकाउंट्स इन ए फिक्टिशियस नेम, कस्टमर ऑपरेटिंग हिज नेम in the name of his mother and his maybe a maid and his especially servants, उसको अवॉइड करना है ये आपको। और उसको आप अप्लाई कंटिन्यूसली ड्यू डिलिजेंस मेजर्स लेने होंगे और ये डिफाइन करता है रेगुलेशन 6। और उसको ब्रॉड टर्म में आप देखें तो कस्टमर को आइडेंटिफाई करना, उसके बेनिफिशियल ओनर्स का होना कि एक्चुअली कस्टमर हाउस वाइफ है या स्टूडेंट है, उसके बैक फंड किसकी ओनरशिप में है, तो वो आपको अपडेट करना जरूरी है। देन आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करना और बेनिफिशियल ओनर्स के, कस्टमर और दोनों चीजें करें आपको वेरीफाई करें। फिर रिस्क मैनेजमेंट प्रोसीजर्स जो यूटिलाइज बिजनेस यूटिलाइजर वो वेरीफाई करना, कैटेगराइज ईच कस्टमर एज हाई, मीडियम और लो रिस्क डिपेंडिंग ऑन द आउटकम ऑफ द सीडी प्रोसेस। फिर आपके कस्टमर को आइडेंटिफाई करना हाई रिस्क, मीडियम रिस्क एंड लो रिस्क है। और उसके बाद एक लिस्ट मेंटेन करनी, ऑल कस्टमर्स और अकाउंट्स वेयर बिजनेस रिलेशनशिप आर वाज रिफ्यूज्ड और क्लोज्ड ड्यू टू नेगेटिव वेरिफिकेशंस। इसमें जैसे हमने बताया था कि आपको
रिफ्यूज करते हैं या क्लोज करते हैं, यू नीड टू मेंटेन देयर रिकॉर्ड फॉर 10 years. एप्लीकेशन सीडीडी ऑन एग्जिस्टिंग कस्टमर्स, उसके लिए एग्जिस्टिंग कस्टमर को भी आपने कंटिन्यूस ड्यू डिलिजेंस करनी जरूरी है. उनका मटेरियलिटी एंड रिस्क शुड आल्सो कंडक्ट ड्यू डिलिजेंस ऑन एग्जिस्टिंग कस्टमर एट अप्रोप्रिएट टाइम्स. Unable to satisfy complete requirement, CDD measures cannot be opened, or business relationship will be terminated and considering will be given. और इसमें आपको STR रिपोर्ट कंसिडर कर सकते हैं, वारंट करता है कि आप STR रिपोर्ट करेंगे ऐसे कस्टमर की जिनका हाई रिस्क कस्टमर और सस्पिशियस ट्रांजेक्शंस रिपोर्ट हो जाए या फील हो जाए. नेक्स्ट कस्टमर ड्यू डिलिजेंस. जस्ट आपको ये स्पेशली आप यू हैव टू मेंटेन कस्टमर डेटाबेस. यूएससीपी जो हमारे पास चेक करता है, कस्टमर डेटाबेस अवेलेबल होना चाहिए जिसमें आपके बैकवर्ड ओनरशिप एंड फॉरवर्ड ओनरशिप जितने लोग इन्वॉल्व हैं, इंडिविजुअल्स हैं, एंटिटीज हैं, यू हैव टू चेक देम द लिस्ट प्रोस्क्राइब पर्संस जो यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन के तहत प्रोस्क्राइब गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने प्रोस्क्राइब पर्सन की लिस्ट बनाई है, एंटी टेररिज्म एक्ट के तहत प्रोस्क्राइब्ड है, और एसोसिएट्स हैं उनके फैसिलिटी और जो आप पर्सन मेंशन देयर एंड ये इस केस में अगर आपके हैं तो आपको यू हैव टू कंटिन्यूसली ड्यू डिलिजेंस करनी जरूरी है. अगर सस्पिशियस होता है आपकी सीडीडी से तो टिप ऑफ यूज करें और मुख्तलिफ लोग आपको बताएंगे. अगर आपको इंडिकेट होता है कस्टमर इज सस्पिशियस तो आपको STR करना जरूरी है. Government entities के account you should not be opened in personal name in which a customers which is operated by the office of federal government. लेकिन personal name पे लेकिन office of federal government of local government purchasers को operate करती है, तो you should not be allowed to open these type account. अच्छा, गाइडेंस उसको फर्दर एक्सप्लेन करती हैं. shall conduct ongoing due diligence in accordance with the business and risk profile of the customers. Annex 3 given with the guideline वो आपको एक टेम्पलेट प्रोवाइड करता है जिसमें रेगुलर पर्सन जो है रिस्क असेसमेंट करता है अपने कस्टमर की. एनेक्सर B जो है वो भी एक सस्पिशियस एक्टिविटी को रेड फ्लैग बेसिकली आप मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिस्ट फाइनेंसिंग के इंडिकेट किए हैं. यू हैव टू लुक इनटू स्पेशली एनेक्सर B फॉर क्रिएटिंग रेड फ्लैग्स. नेक्स्ट गाइडलाइन फर्दर एक्सप्लेन करती हैं जी. ट्रांजेक्शन को मॉनिटर करने का प्रोसेस और आइडेंटिटी ऑफ डॉक्यूमेंट ट्रांजेक्शंस कहती हैं कैसे आपने उसको वेरीफाई करना है. सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट, इंडिपेंडेंट सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट है. CNACs के वेरिसेस करना स्पेशली नादरा से ये रिक्वायरमेंट है अंडर द गाइडलाइन. और देन ऑथराइज पर्सन जो उसके हैं वो प्रॉपरली उनकी रेजोल्यूशन बोर्ड किया है, उनको ऑथराइज किया गया नहीं किया, और उसकी लैंग्वेज और उसकी अथॉरिटी चेक करना, उसमें कंटिन्यूसली ड्यू डिलिजेंस करके आप उसको वेरीफाई करेंगे. फर्दर बास को रिफ्यूज करते हैं आप किसी और रेगुलर पर्सन या सिक्योरिटी ब्रोकर्स या किसी बैंक्स ने या इंश्योरेंस कंपनी ने किसी कस्टमर को रिफ्यूज करे किया है उसका अकाउंट ओपन करने से, और आपके नॉलेज में है, आपको टिप ऑफ है, you are required to refuse that customers also. आप अगर उसका अकाउंट उसका ओपन करते हैं तो आप उसको हाई रिस्क मार्क करेंगे और सीनियर मैनेजमेंट की पोजीशंस. अगर कोई उसमें EDD मेजर्स, एनहांस ड्यू मेजर्स करेंगे. अगर कोई उसमें आपको सस्पिशियस ट्रांजेक्शंस होती है तो आप STR फाइल करेंगे. या सेकंड ऑप्शन है कि आपको कस्टमर को एक्सेप्ट नहीं करेंगे. फर्दर नॉन फेस टू फेस बिजनेस प्रॉबिट है. सिक्योरिटी ट्रांजेक्शंस अगर वो करते हैं वैसी जो लो हाई रिस्क सिक्योरिटी ट्रांजेक्शंस है, टेलीफोन और इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस थ्रू का काम करता है विदाउट अ फेस टू फेस मीटिंग, उस केस में मैं हाई रिस्क कस्टमर होगा. नेक्स्ट ये बड़े इंपॉर्टेंट है सर, स्पेशली बेनिफिशियल ओनर्स ऑफ द लीगल पर्सन लीगल अरेंजमेंट. एवरी रेगुलर पर्सन उसको अपने बेनिफिशियल ओनर्स जो आपका कस्टमर है जिसका बैकवर्ड और फॉरवर्ड पूरी एक लिंक है उसके तहत आपको डेटाबेस होनी चाहिए. और रेगुलेशन 4 के तहत
आप यू हैव टू वो इंफॉर्मेशन के तहत आप उसको स्क्रीन आउट करेंगे और उसकी नेचर ऑफ बिजनेस, ओनरशिप एंड कंट्रोल स्ट्रक्चर वेरीफाई करेंगे। इन केस अगर कोई सस्पिशियस है तो आप उसका हाई रिस्क मार्क करें, सस्पिशियस ट्रांजेक्शन रिपोर्ट करें या बिजनेस रिलेशनशिप रिफ्यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट, तकाफुल पॉलिसीज के बारे में रेगुलेशन 8 जो है वो तकाफुल पॉलिसीज को गवर्न करता है कि आपने उसको आइडेंटिफाई करेंगे, फुल नेम आपके पास होना चाहिए, रेंट डॉक्यूमेंट होना चाहिए, सफिशिएंट इंफॉर्मेशन रेंट बेनिफिशियल ओनर्स होना चाहिए और उसकी दोनों बेनिफिशियल ओनर्स और ओरिजिनल कस्टमर की स्पेशली आप उसका डॉक्यूमेंट आइडेंटिफाई जरूर करेंगे। इंश्योरर तकाफुल टेक measures all time to pay out to determine whether the beneficial owners are PEP, अगर PEP है और हाई रिस्क है मार्क किया हुआ है तो आपको इन्फॉर्मेशन आप सीनियर मैनेजमेंट को इन्फॉर्म करेंगे बिफोर पे आउट टू कंडक्ट एनहांस्ड स्क्रूटनी ऑफ द बिजनेस रिलेशनशिप एंड कंसीडर मार्किंग STR। लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में उसका रिस्क फैक्टर हाई है तो एनहांस्ड ड्यू डिलिजेंस करेंगे or then insurer or the capital operator determine that beneficial present high risk, it shall take enhanced measure to identify and verify the beneficial owners at time of payout. Especially payout आप उस वक्त तक नहीं करेंगे जब तक आप उसका ड्यू डिलिजेंस करके एक्चुअली कस्टमर और उसका बेनिफिशियल ओनर्स को फाइंड आउट नहीं करेंगे। नेक्स्ट, रेगुलेशन 9 स्पेशली वो भी आपका इंटरनल रिस्क असेसमेंट मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो उसको कस्टमर को हाई रिस्क मार्क करने में इंडिकेट करता है। इसमें कस्टमर पॉलिसी होल्डर्स बिलोंग टू, स्पेशली इंश्योरेंस के लिए वो अगर नॉन कंप्लायंट है तो उसको आपने मार्क करना है। पार्टी कोऑपरेट, पार्टनरशिप, एसोसिएट करती हैं जो हाई रिस्क है, लीगल पर्संस, कम्प्लेक्स ओनरशिप स्ट्रक्चर और उस केस में इन सारे केसेस में रेगुलेटेड पर्सन, सिक्योरिटी ब्रोकर्स मार्क करें और सीनियर मैनेजमेंट कमीशन लेंगे और इन केस सस्पिशियस है तो कमीशन का रिपोर्ट करेंगे। obtain approval from the स्पेशलिस्ट केस में हाई रिस्क, एवरी हाई रिस्क कस्टमर में सीनियर मैनेजमेंट की अप्रूवल जरूरी है just to establish and continue business with them. Next, होल्ड मेल, ये एक बेसिकली गाइडलाइन में आपको डिफाइन किया गया है। अकाउंट शुड बी रेगुलेटरी मॉनिटर्ड एंड रिव्यूड एंड नेसेसरी स्टेप टेकन टू ऑब्टेन द आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट where such evidence not already in the RP files. While assessing risk of the country, regular persons are encouraged to consider among other things सैंक्शन लिस्ट को आप देखेगा, यूनाइटेड नेशंस, FATF, हाई रिस्क, नॉन कोऑपरेटिव जुरिसडिक्शन और रीजनल स्टाइल बॉडीज, FSRB है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, यूजुअल वेबसाइट आपकी है, FATF की है, ट्रांसपेरेंसी की है, ये आप सब देखेंगे। पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सन अगर हैं तो आपको डेफिनेटली appropriate internal risk management system to determine if customers are beneficial, कस्टमर या बेनिफिशियल ओनर PEP होता है तो उस केस में अगर आपको फॉरेन PEP है या हाई रिस्क डोमेस्टिक PEP है तो उसमें आपको इनहांस ड्यू डिलिजेंस करने की जरूरत है। नेक्स्ट, पॉलिटिकल एक्सपोज पर्सन, जिसमें ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि उस केस में वो हाई रिस्क कस्टमर होते हैं, उसमें family of the even PEP, individual who are related to PEP directly or through marriage or similar civil form of partnership, close associated to PEP के होते individuals connected to PEP होंगे, then RP shall consider factors such as whether the customer who is a PEP is from a high risk country, has permanent public function in a sector known to be exposed to corruption, has business interest that can cause conflict of interest, information about the PEP is inconsistent with other publicly available information such as asset declaration, public office salaries, funds are separated, moved to from country,
PEP does not seem to have ties. Country that prohibits or restricts certain citizens for holding accounts or owning certain property, foreign countries, who is no longer PEP, factor to be considered include level information influence the individual could still exist, whether individual previous and current factories are linked in a way. Next, PEP बहुत इंपॉर्टेंट है जी, हाई रिस्क कस्टमर है, इसके बिजनेस रिलेशनशिप को देखना जरूर. अच्छा, सिंप्लीफाइड डीलिंग्स बड़ा इंपॉर्टेंट है. इन केस ऑफ लो रिस्क आइडेंटिफाइड PEP जो RP में अप्लाई simplified SSD measures which need to be documented. In case of any customer who is a low risk customer, उसमें you have to put a reason of being a low risk customer on his open documents and KYC documents. तो जो special SSD measures are limited to the following: reducing the frequency of customer identification updates, reducing the degree of ongoing monitoring and scrutiny transactions, not collecting specific information. आप कुछ information से नहीं collect कर सकते, ना करना चाहिए, ना कर सकते. Carry out specific measures to understand the purpose and intent nature of business relationship. Case are suspicious of AML, अगर आप suspicious होती है AML TF और high risk scenario create होते हैं, then simplified CDD measures are not acceptable in that cases. अच्छा, गाइडलाइन आपको ये बताती है कि in case of low risk customer, regulatory persons are allowed to rely on third party for verifying the identity of the applicants and beneficiary owners. In case में अगर low risk customer है तब third party पर rely कर सकते हैं. Next, third party को explain किया गया जिसमें उसमें स्पेशली मैंने पहले फर्ज किया है कि ओनली दोज कस्टमर विच इज लो रिस्क कस्टमर, उसका आप इंफॉर्मेशन, उसकी डॉक्यूमेंटेशन थर्ड पार्टी पे रिलाई कर सकते हैं. बट थर्ड पार्टी यू हैव टू हैव ए प्रॉपर एग्रीमेंट विद द थर्ड पार्टीज, और थर्ड पार्टी शुड बी रिकॉग्नाइज्ड बाय द SECP. तो उस पर अगर आप उसके साथ रिलेशनशिप बिल्ड कर लें तो आपको उसकी डाटा पे, उसकी कंटिन्यूस मॉनिटरिंग पे आप रिलाई कर सकते हैं. नेक्स्ट, गाइडलाइन आपको फर्दर बताती है कि RPP should conduct the due diligence on the proposed service provider. आप you have to third, सबका जो सर्विस प्रोवाइडर है थर्ड पार्टी, आप उसकी ड्यू डिलिजेंस करना जरूरी है. It intend to outsource or also ensure that the service provider is fit, proper and perform activities. RP should ensure that this outsourcing agreement clearly set out the obligation of both parties. RP must not enter into outsourcing agreement access to data without laying is likely to be implemented by confidentiality, secrecy, privacy, data protection restriction. RP shall ensure that the outsourcing agreement require OSP to file STR with the FMU in case of suspicious arising course as performing the outsourcing activities. ये थर्ड पार्टी के लिए आपको जो ड्यू डिलिजेंस करना जरूरी है. नेक्स्ट, ऑनगोइंग मॉनिटरिंग रेगुलेशंस. थर्ड इज बेनिफिशियरी ओनर्स और ऑनगोइंग मॉनिटरिंग को गवर्न करता है. आई थिंक रेगुलेशन की एक लैंग्वेज है. नेक्स्ट, जैसे रेगुलेशन 13 की गाइडलाइन है, जैसे examples of triggering event to consider operating customer CDD includes material change to the customer risk profile or change to that the way the account usually operates. RP will lack sufficient and significant information on that particular customers where a significant transaction taking place, where there is significant transaction change in customer documentation standard अगर change होता है तो ये गाइडलाइन बताती है. तो आपको उसका ongoing monitoring आपने करनी through guideline. Next, उसकी गाइडलाइन changes in business relationship, new product services का आती हैं, significant increase in the customer salaries होती है, turnover increase कर जाता है, and then for designations person PEP अगर designate हो जाता है तो nature, volume and size of the transactions बढ़ जाता है. इस केस में आपको गाइडलाइन प्रोवाइड की गई है. Possible area to monitor for consistency and significant change in pattern of transactions are transaction type, frequency, amount, geographical regions, account signatories. इस केस में आपको गाइडलाइन प्रोवाइड की गई. नेक्स्ट, रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट है फॉर रेगुलेशन 14.
कि आपको STR कैसे करना है, जैसे पहले एक्सप्लेन कर चुके हैं, विद इन 7 days ऑफ सस्पिशियस में आपको STR करना है। CTR की रिक्वायरमेंट होती है, फाइन अगर 2 बिलियन से ज़्यादा अगर कैश ट्रांजेक्शन्स है, इन केस ऑफ ब्रोकर तो अलाउ नहीं, इन केस होती है तो 2 बिलियन से अगर ज़्यादा होगा तो CTR करेंसी ट्रांजेक्शन रिपोर्टिंग हो जाएगी, करनी होगी आपको। नेक्स्ट, रेगुलेशन 14 गवर्न करता है FMU को और कैसे आपने रिपोर्ट करनी है STR CTR। गाइडलाइन आपको बताती हैं कि एक्टिविटी विच शुड रिक्वायर फर्दर इंक्वायरी मे बी रिकग्नाइज्ड एज अनयूजुअल financial activity of the customers in the context of customer own usual activities, unusual transactions in the course of some unusual financial activities, unusual link transactions, unusual method of settlement, unusual disadvantage redemptions of investment products, unwilling to provide the information requested, और फिर ना बस STR FMU कर सकते हैं इन केस में। FMU को ईमेल एड्रेस भी दिया गया। विजिलेंस सिस्टम शुड रिक्वायर द डेट ऑफ रिपोर्ट, पर्सन हु मेड द रिपोर्ट, ये आपको उसमें आपको FMU में ये चीजें, पर्सन टू होम द रिपोर्ट वाज फॉरवर्डेड, रेफरेंस ऑफ विच द रिपोर्टिंग एविडेंस इज आइडेंटिफाइड। नेक्स्ट, तो ये आप कुछ चीजें हमने एनेक्सर A है उसमें डिफाइन है कि उसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट है, और एवरीबॉडी नोज कि आपका इंडिविजुअल केस में, सोल प्रोप्राइटरशिप में, पार्टनरशिप में, लिमिटेड कंपनीज में क्या क्या डॉक्यूमेंट आप दे सकते हैं, जो आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट है। नेक्स्ट, ब्रांच ऑफिस, लाइसेंस ऑफिस, फॉरेन कंपनीज, उसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट है आपको, ताकि आप उसकी ड्यू डिलिजेंस कर सकें। ट्रस्ट, क्लब, सोसाइटी के बारे में आपके पास क्या होना चाहिए, NGOs और NPO के बारे में क्या होना चाहिए, एजेंट्स के बारे में क्या होना चाहिए, ये नेक्स्ट डिफाइन करता है। नेक्स्ट, एग्जीक्यूटिव एडमिनिस्ट्रेटर्स एंड माइनर अकाउंट होगा तो आपको क्या क्या चीजें अवेलेबल होना चाहिए, नेक्स्ट A में डिफाइन की हुई। नेक्स्ट, एनेक्सर B जो है वो बेसिकली रेड अलर्ट जो आपके हैं उसको एक्सप्लेन करता है, अगर ऐसा इंडिकेशन होगी तो आपको रेड अलर्ट क्रिएट करना चाहिए। NBFCs, लैंडिंग NBFCs है, इंश्योरेंस एंटिटीज है। नेक्स्ट, ब्रोकरी हाउस के बारे में बेसिकली रेड अलर्ट्स की डिटेल प्रोवाइड की गई है। नेक्स्ट, नेक्स्ट, डेफिनेशंस हैं जी, जनरल डेफिनेशंस है कि लीगल अरेंजमेंट क्या है, ये आप बेसिकली प्रेजेंटेशन अवेलेबल है, आई थिंक कहीं IC में लगाएगा, उस पर देख सकते हैं। नेक्स्ट, पॉलिटिकल एक्सपोज पर्सन क्या क्या हो सकते हैं, वो पूरा डिफाइन किया गया है। रेगुलर पर्सन क्या हो सकते हैं, दिस इज द नेम ऑफ माय फर्म्स, ऑफ राशन कंपनीज, ऑफिस एड्रेस। नेक्स्ट, क्वेश्चन आंसर्स है, अगर आप क्वेश्चन आंसर लाइव कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो मेरे ईमेल एड्रेस है उसके तहत। थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया सर। आई एम सॉरी आई टुक सम लिटिल बिट मोर टाइम्स, बहुत से एरिया मैंने स्किप किए, इसके बावजूद भी आप इसको आप पूरा कवर नहीं कर सकते शॉर्टर टाइम में। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपका जी। ओके जी, अल्लाह हाफिज। बहुत शुक्रिया शफकत साहब, आपकी बड़ी डिटेल्ड और कम्प्रिहेंसिव प्रेजेंटेशन माशाल्लाह। और मैं ये देख सकता हूँ कि आपने आखिर में आपको टाइम लिमिटेशन की वजह से इसको किस तरह से वाइंड अप करना पड़ा। जी जी, 64 स्लाइड्स थी इनफैक्ट आपकी। तो चलिए अब क्योंकि एक तो कुछ असर की नमाज का भी टाइम हो रहा है और फिर दूसरे शहरों में तो इफ्तारी का टाइम भी करीब हो रहा होगा, तो क्वेश्चंस को हम कुछ किसी हद तक कर्टेल कर लेते हैं। फरोग, आपके पास अगर कुछ क्वेश्चंस हैं, मैं और फरोग बैठ के यहाँ पे क्वेश्चंस को भी मॉनिटर कर रहे थे। फरोग साहब हमारे सेक्रेटरी कराची ब्रांच काउंसिल। जी फरोग। थैंक यू अजीम भाई। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन from Shafqat Saab, what are the reporting obligations under the AML Act? What are the reporting obligations under the AML Act? अच्छा, AML Act एक्चुअली AML Act के तहत तो क्योंकि AML Act के अंडर रेगुलेशन बने हैं,
जो रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट है वो आपकी रेगुलेशन गवर्न करते हैं, जो SCP जो 2018 रेगुलेशंस और देन गाइडलाइन है उसके तहत है। ये ML एक्ट की रिक्वायरमेंट जो है वो उस पर रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट इतनी एक्सप्लेन नहीं है, रेगुलेशन बेसिकली गवर्न करते हैं, जिसमें आपको ओकेजनली SCP थ्रू डायरेक्टिव और सर्कुलर मुख्तलिफ इंफॉर्मेशन बताते रहते हैं कि ये आपको क्या क्या रिपोर्ट करना है। जैसे मैंने आपको बताया कि आपका एनेक्सर A है और उस पर अगर आप गाइडलाइन में जाएं तो आपको 2-3 एनेक्सर नजर आते हैं जिसके तहत आपको क्वार्टरली रिपोर्ट करना है टू SCP टू द स्टॉक थ्रू उसका एक्सचेंजेस, और कि आपको कितने कस्टमर्स हैं कैटेगराइज करना है कि आपके हाई रिस्क कितने हैं, लो रिस्क कितने हैं, मिडियम रिस्क के हैं, और ड्यूरिंग द पीरियड आपको चेंजेस आई हैं तो ये आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं जो बतानी होती हैं। स्पेशली SCP मुख्तलिफ डेट्स देता है जिसके तहत वो रेगुलेटरी पर्सन से ये डिमांड करता है कि इस पूरे पीरियड में आपने कितने अकाउंट्स ओपन किए, कोई सस्पिशियस ट्रांजेक्शन रिपोर्ट किए, CTR क्या रिपोर्ट किए आपने, और उसके बाद आपने अल्टीमेटली कितने अकाउंट क्लोज कर दिए, रिफ्यूज किए, उस केस में आपको बताना जरूरी होता है। तो ये एक्चुअल रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट है, ये लेकिन कोई स्टैंडर्ड नहीं है, एक तो स्टैंडर्ड गिवन इन दी गाइडलाइन है, इसके अलावा ओकेजनली थ्रू सर्कुलर SCP डिमांड करता रहता है रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स। अच्छा, आजकल SCP ने थ्रू E-फाइलिंग एक क्वेश्चनर आता है। E-फाइलिंग में आपको यू हैव टू कंप्लाई आपका जो SCP E-फाइलिंग है उसमें AML की रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट आती है, कहीं ना कहीं वो आपको लाजमी करनी होती है, इसमें आपको ये सारी डिटेल देनी पड़ती है। ठीक है, my next question is, what should be the approach when encountering or suspecting money laundering? What should be the approach when encountering or suspecting money laundering? अच्छा, एक्चुअली मैंने आपको जिस स्टार्ट में अगर आपको 6 इंडिकेटर्स बताए थे, अगर उनमें से 6 इंडिकेटर्स में से कोई भी आपको इंडिकेट करता है जिसमें जनरल इंडिकेटर्स हैं कि आपको कस्टमर पे डाउट होता है खुद डिस्कशन में, या वो बड़ा एंग्शियस है, मनी लॉन्ड्रिंग के बारे में क्वेश्चन करता है, हर ट्रांजेक्शन मॉनिटर करता है, या उसके अकाउंट में ये से मैंने 6 बताए थे, उसमें आपका जनरल भी है, उसमें अकाउंट्स की भी है, उसकी डॉक्यूमेंटेशन की इंडिकेटर्स है कि डॉक्यूमेंट बार बार चेंज करता है, या ट्रांजेक्शन की जो कंसिस्टेंसी है उससे वेरी करता है, तो आपको सस्पिशियस होता है ट्रांजेक्शन पे, ये आपकी रिक्वायरमेंट है कि आपको STR रिपोर्ट करना है। और STR की कोई लिमिट नहीं है, STR में जब भी आपको कोई शक गुजरेगा बेस्ड ऑन द 6 इंडिकेटर्स तो आपको रिपोर्ट करना है FMU को और SCP को। लेकिन CTR के बारे में डिफाइन है कि 2 मिलियन से अगर कैश ट्रांजेक्शन इंक्रीज करती हैं 2 मिलियन या 2 मिलियन ज्यादा, तो यू हैव टू रिपोर्ट दिस CTR। दोनों केसेस में बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आपका रेगुलेटरी पर्सन जो है वो कस्टमर से कोई टिप ऑफ नहीं होने देगा, ये कॉन्फिडेंशियल होगा और कस्टमर को बताएगा नहीं जरूर दिस इज अ क्रिमिनल एक्टिविटी, और कस्टमर को बताएगा, इंडिकेट कर देगा, ये प्रूफ हो जाए दिस इज अ क्राइम स्पेशली ऑन द रेगुलेटरी पर्सन्स। Okay. Next question is, should clients due diligence CDD be continuously monitored or it is a one-time exercise? नहीं, कंटिन्यूस का मतलब कंटिन्यूस है, कंटिन्यूस का मतलब कंटिन्यूस, CDD है ही कंटिन्यूस बेस पे, वन टाइम नहीं है। आप ये कंटिन्यूस एक्सरसाइज है, अब फर्क सिर्फ ये है कि एक कंटिन्यूस तो करने ही करना आपने, लेकिन इनहांस एक्टिविटीज ज्यादा है, यू नीड टू मोर केयरफुल इन केस ऑफ हाई रिस्क कस्टमर्स। देखिए, कस्टमर कंटिन्यूस ड्यू डिलिजेंस का मतलब ही कंटिन्यूस है, वो पीरियडिकली नहीं हो सकता, ओकेजनली नहीं हो सकता। यू हैव टू मॉनिटर द ट्रांजैक्शंस, यू हैव टू मॉनिटर द डॉक्यूमेंट ऑफ द क्लाइंट्स, you have to monitor the activity of the accounts, in out of the customers, cash in cash out especially, और ये continuous का मतलब continuous है, is not a periodical. Okay. What are the time limits for submitting reports under AML? टाइम लिमिट जैसे आप बताए, रिपोर्टिंग तो मैंने बताया कुछ चीजें डिफाइन है, 6 मंथली है, वेरी करती रहती है, SCP डायरेक्टिव देता रहता है। नॉर्मली पिछले पीरियड की रिपोर्ट यूजुअली विद इन अ मंथ ऑफ द क्लोज ऑफ द नेक्स्ट पीरियड है, वो आपको प्रोवाइड करनी जरूरी होती है, ये तो रूटीन है जी। जैसे आपका दिसंबर क्लोज हुआ है तो 6 महीने की रिपोर्ट आप विद इन जनवरी देंगे,
अगला महीना 6 महीने क्लोज हुए तो आपको 31 जुलाई तक देना होता है। ईयरली रिपोर्टिंग भी है, लेकिन यूजुअली इस केस में एसएससीपी रिपोर्टिंग मांगता रहता है, वो पीरियडिकली रिपोर्टिंग मांगता है और वो आपको सबमिट करनी जरूरी है। ऑडिट की रिपोर्ट है, वो आपको खुद डिफाइन करना है कि ऑडिट पीरियड आपका क्या है, और आपकी कंप्लायंस रिपोर्ट है, वो कंप्लायंस रिपोर्ट आप जैसे बताया कि ऑनलाइन आ रही, ऑनलाइन आपको यू हैव टू सबमिट। आई थिंक मंथली रिपोर्ट भी है उसमें, जी सही रिकॉल नहीं कर पा रहा, आई थिंक उसको पीरियडिक मंथली है जो भी कंप्लायंस रिपोर्ट है। शफकत साहब, मेरे ख्याल में शफकत साहब इसी में मैं ऐड करूंगा कि ये जैसे आपने बोला पीरियोडिक रिपोर्ट्स तो हैं ही, लेकिन ये कि एसटीआर और सीटीआर के बारे में क्या है? ये तो अच्छा एसटीआर नहीं, एसटीआर तो आपका कोई एनर्जी, जब एसटीआर होगी तो एसटीआर करेंगे ना, सीटीआर होगी तो सीटीआर करेंगे, नहीं, लेकिन पीरियडिकली नहीं हो सकता। हाँ, विद इन 7 डेज आप, हाँ, विद इन 7 डेज आप, 7 डेज रिपोर्टिंग इवन टाइम, 7 डेज में आप करनी, जो आपको सस्पिशियस होता है आपको 7 डेज रिपोर्ट करना है। ठीक है, प्रॉम्प्टली मतलब as and when as early as possible, yes, as early as possible, but within 7 days. ठीक ठीक। Next. So Azim Saab, over to you now for asking questions. अच्छा जी, कुछ क्वेश्चन मेरे पास भी हैं, कुछ क्वेश्चंस मेरे पास भी आ गए। अच्छा शफकत साहब, एक बड़ा एक इंटरेस्टिंग किस्म का क्वेश्चन है कि ये फ्रॉम टाइम टू टाइम एमनेस्टी स्कीम्स भी अनाउंस होती रहती हैं हमारी कंट्रीज में, और इसी तरह 2011 में मेरे ख्याल में एक स्कीम आई थी स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्टमेंट की भी, तो इसमें ये इम्यूनिटी मिल जाती है कि आपसे प्रोब नहीं होगा या कुछ नहीं होगा। अब ये एएमएल लॉ से कॉन्फ्लिक्ट नहीं कर रही होती कि जाहिर है उसमें तो जी सीरियस कॉन्फ्लिक्ट है। एएमएल रेगुलेशन लॉ या एएमएल की रेगुलेटरी रिजीम डज नॉट अलाउ एनी एमनेस्टी। आप गवर्नमेंट एमनेस्टी देती है, लेकिन बहरहाल एफएटीएफ रिकमेंडेशन इनको रिकॉग्नाइज नहीं करती, और ये कॉन्फ्लिक्ट है, सीरियस कॉन्फ्लिक्ट है इसमें। इस सूरत में ट्रांजैक्शन को क्लैरिफाई किस तरह करेंगे? मतलब एक शख्स है, उसको एमनेस्टी दी गई, उसने उस वक्त इन्वेस्टमेंट कर दी, बाद में जाके वो किस तरह प्रूफ करेगा कि वो लीगल मनी थी? लेकिन सर वो एमनेस्टी तो ठीक है, एमनेस्टी के तहत ले लेगा, लेकिन आपको सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा। स्टॉक एक्सचेंज स्पेशली रेगुलेटरी अंडर द एएमएल रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, उसको डॉक्यूमेंट सोर्स ऑफ फंड देना जरूरी है। अच्छा, एक ये कि जैसे हमारे मुल्क में ह्यू एंड ट्राई होती है कि भाई पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में है, और इस पे लेके काफ़ी पॉलिटिक्स भी होती है। अच्छा, देन व्हाट अबाउट आवर सराउंडिंग्स या अदर कंट्रीज, और जगहों पे क्या पोजीशन है? कुछ और भी इसी तरह की कंट्रीज हैं या जो नॉन कंप्लाइंट हों, या ये हमें कहाँ से ये डेटा मिल सकता है कि किस कंट्री की क्या पोजीशन है? आई थिंक एफएटीएफ की वेबसाइट से आपको डेटा मिल जाएगा। ऑल दोज कंट्रीज जो ब्लैक लिस्ट में भी है, ग्रे में भी है, और ये सारे अवेलेबल हैं। स्पेशली पाकिस्तान है, ग्रे लिस्ट में है। आपका ईरान शायद ब्लैक लिस्ट में है। चाइना पहले ग्रे लिस्ट में था, आप पता नहीं शायद उनका एशियर ग्रे लिस्ट में था, अभी पता नहीं क्या हुआ है। इस तरह नॉर्थ कोरिया ब्लैक लिस्ट में है, और ऐसे बहुत से कंट्री जो आपके एफएटीएफ की पूरी लिस्ट में मिल जाएंगे, कौन कौन से लिस्ट में आप फाइंड आउट कर सकते हैं। अच्छा जी, एक है व्हाट आर होल्ड मेल अकाउंट्स? होल्ड मेल अकाउंट, ये अच्छा होल्ड जी यूज किए गए, ये एक्चुअली आप गाइडलाइन में इशू की थी। बेसिकली वो अकाउंट जिसपे आपको डिसीजन लेना पड़ता है, आपका हाई रिस्क, स्पेशली इंश्योरेंस कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से जब पे आउट करते हैं, और वो हाई रिस्क कस्टमर है, बेनिफिशियल ओनर्स का जो बेनिफिशियल स्ट्रक्चर है वो कम्प्लेक्स है, तो आपको उसको होल्ड करके एनहांस्ड डिलिजेंस करने के बाद पे आउट करेंगे विद द अप्रूवल ऑफ द सीनियर मैनेजमेंट। तो आपको बस प्रोसेस में चल रही है, लेकिन कुछ चीजें होल्ड करके आपको आगे उसको रिलीज करें। जैसे एक क्लाइंट है आपका हाई रिस्क है, और आपको इमीडिएटली कैश ट्रांजेक्शन जमा करवाता है, जैसे मैंने बताया था, और सडनली वो कहते हैं जी मुझे कैश विड्रॉल नहीं, मुझे चेक एक बना के दे दो फौरन, तो यू नीड टू बी सस्पिशियस, और उसको उसमें होल्ड करके पहले डिलीवरीज करें, डॉक्यूमेंट चेक करें, और उसके बाद आप उसको पे आउट करें।
अच्छा, जैसे मैंने कहा कि अब हमारे पास टाइम बड़ा कम है, क्वेश्चंस तो अभी और बहुत ज़्यादा हैं, बस एक लास्ट क्वेश्चन मैं लेता हूँ और उससे पहले मैं पार्टिसिपेंट्स को ये बताता हूँ कि आपके जो क्वेश्चंस हैं ये हम नोट कर रहे हैं सारे, और फिर मेरे इनको ईमेल्स पे है जी, एड्रेस, ईमेल पे भी। जी जी बिल्कुल, हम ये कंपाइल करके आपको इंशाल्लाह फिर ये एड्रेस कर देंगे। इश्यूज आप लोगों की ईमेल एड्रेस छोड़ दीजिए। एक वन लास्ट क्वेश्चन, क्या जो रिपोर्टिंग पर्सन है कि उसकी लायबिलिटी या रिस्पॉन्सिबिलिटी डिस्चार्ज हो जाएगी अगर वो किसी काम अपनी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी में थर्ड पार्टी वर्क पे रिलाई कर रहा होता है? जी सर, उसमें अगर आप थर्ड पार्टी देखेंगे, थर्ड पार्टी इज ओनली एक्सेप्टेबल इन केस ऑफ सिंप्लीफाइड ड्यू डिलिजेंस, in case of low risk customers, not in a high risk customer, number one. Number two, रेगुलर पर्सन की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट, ही हैज टू कंडक्ट ड्यू डिलिजेंस ऑफ द थर्ड पार्टी। अगर उसकी थर्ड पार्टी कोई मिस इनकंसिस्टेंट है परफॉर्मेंस में, तो जिम्मेदारी अल्टीमेटली रेगुलर पर्सन आ जाती है। रेगुलर पर्सन रिलाई करेगा, लेकिन कस्टमर उसकी ड्यू डिलिजेंस करेगा थर्ड पार्टी खुद थ्रू एग्रीमेंट एंड डिस्क्लोजर्स एंड सब चीज़ों के तहत। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी डिस्चार्ज नहीं होती, वो एक फैसिलिटी जरूर है इनके साथ सिंप्लीफाइड डिलिजेंस केसेस में, लो रिस्क कस्टमर में, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो जाएगी। जस्ट लाइक ऑडिट फर्म, अगर ऑडिट कर लिया है इसके बावजूद कोई अगर अकाउंट्स में कोई सस्पिशन है, तो वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी डिस्चार्ज ही होगी, ऑडिट फर्म पे नहीं डाल सकता वो। चलिए जी, दिस वाज अ क्वेश्चन आंसर सेशन। और अब आखिर में मैं रिक्वेस्ट करूंगा कराची ब्रांच काउंसिल के चेयरमैन सैयद बाबर अली से फॉर वोट ऑफ थैंक्स। सैयद बाबर अली। जी बाबर साहब, माइक ऑन करना आपने। Could you hear me now? First of all, I would like to say my big gratitude to Mr. Shabkat for accepting our invitation to speak to our members, the financial market regulators, and the other stakeholders. AML and TF regulations are very important for us. Team speakers, Mr. Azim and Mr. Shabkat, thanks a lot for making presentation on this phenomenon, which is increasingly becoming important for our financial system and for the entire economy. All of us have been benefited by this seminar. It was indeed a pleasure having you. Why anti-money laundering and terrorism financing regulations are needed to be incorporated in our financial system for them to run the way they should. Well, we know that our financial system are critical for a business to grow. Financial system feed the entire economy. It cannot grow without funds. But the funds are to be clean as well as to be used only for legit pursuits. Therefore, I would say that the financial system backed by the nuisance of money laundering and terrorism financing would harm the economy really bad rather than supporting it. This is particularly the case with an emerging economy such as our, which is always seeking participation from international lenders and investors. I am very thankful to the entire KBC team, Mr. Hakim, Mr. Farouk, Mr. Sham, and particularly Mr. Azim, who was the most active among us making this event a reality. I am extremely thankful to the audience, our members, valued guests from State Bank of Pakistan, Securities and Exchange Commission of Pakistan, stockbrokers, accounting and finance practitioners, and academicians for being with us to make this event a success. Thank you. Hello. Stay safe.